के साथ तमाम इन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हैं। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये पांचों लोग, सैमुअल्सन, अंगस डैटन। तो अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका है, अंगस डैटन को पिछले साल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला और सैमुअल्सन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका है, राइट। इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र का जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है। अंगस डैटन पिछले साल जो है वो इन्हीं को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था। जीन रेज, हाँ ये बेसिकली जो है यहाँ इंडिया में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इससे पहले ये एमेरिट प्रोफेसर थे, चेयर थे ये, ठीक है। तो इंडिया में भी ये क्लास लेने आते थे। अमर्त्य सेन के साथ इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, आर्गुमेंटेटिव इंडियन और ये सारी बुक्स पढ़िए आप, तो उसमें काफी अच्छा इनके बारे में दिया हुआ है और इनकी राइटिंग है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स को लेकर है। काफी समय तक इन्होंने ईपीडब्ल्यू पे भी लिखा है, इन्होंने तो छोड़ दिया, ईपीडब्ल्यू तो काफी विवाद हुआ था, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो मैगजीन आती है, तो ये लोग जो है ये संसार में डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स को एस्टैब्लिश करने वाले लोगों में से हैं। मैं बार बार वेलफेयर और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, हम पहले इसको समझ लेते हैं जो हमारे पास इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, सबको साथ लेकर चलना। तो सबसे पहले ये जानना है कि बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन क्या होता है। एक्सक्लूजन या बहिष्करण, तो किसी भी कारण से अगर आप इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में पीछे चले गए, और माना जाता है कि बहिष्करण का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो आर्थिक बहिष्करण होता है। जैसे एक लोगों को गांव से निकाल दिया गया किसी भी कारण से, जाति की वजह से, धर्म की वजह से, उनके खेत खलियान छीन लिए गए, वो गांव के उनके बच्चे जो है वो गांव के बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, शिक्षा नहीं होगी, स्किल नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा और आर्थिक रूप से पिछड़ते जाएंगे। जैसे जैसे आर्थिक रूप से पिछड़ते जाएंगे, चाहे वो महिलाओं के केस में देखो, चाहे वो दलितों के केस में, अनुसूचित के केस में देखो, क्या होगा, आर्थिक स्थिति में जैसे से पिछड़ते चले जाएंगे वो किसी और पे आश्रित होते चले जाएंगे। तो जो कल हमने ये डिस्कशन किया कि जब आर्थिक रूप से आप पिछड़ते हैं तो आपके क्या होते हैं, आपके संसाधन जो होते हैं वो सिकुड़ना शुरू कर जाते हैं। और मैंने कल रिसोर्सेज के बारे में क्या बताया था, रिसोर्सेज वो चीज होती है जो वैल्यू एडिशन का कार्य करती है, यानी रिसोर्सेज जितने कम होंगे वैल्यू एडिशन उतना ही कम होगा। और वैल्यू एडिशन इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, शब्द सुना है आप लोगों ने। जो संसाधनों की गतिकी होती है वो इसी वैल्यू एडिशन के कारण होती है। तो यहां पर क्या होता है, वो वैल्यू एडिशन काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका बहिष्करण हो गया। अब ये सरकार का जो है अटमोस्ट गोल है, सरकार चाहती है कि सामाजिक समावेशन स्थापित हो, सभी जो है वो मुख्य धारा में चले, ठीक है। वो चाहे कोई भी हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो, चाहे वो महिला क्यों ना हो, दलित क्यों ना, कोई भी हो, वो क्या होना चाहिए, समाज के वर्ग, हर मूवमेंट है उसके साथ चले। जब पूरा समाज एक साथ चलता है तो क्या होता है, नेशनल जो एक भावना होती है राष्ट्रीयता की, वो वहां पर एग्जिस्ट करती है। लेकिन सोशल इंक्लूजन पाने के लिए जो सबसे प्रमुख शर्त है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बिना आप सामाजिक समावेशन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का मानना है या सभी का मानना है कि जब आप उनको वित्तीय सहायता दे देते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन दे देते हो, तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो है आप संसाधनों पे अपनी पकड़ बढ़ाना शुरू कर देते हो। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप संसाधन खरीदना शुरू कर दोगे, यहां तक कि सोशल स्टेटस भी खरीदना आप शुरू कर दोगे। सरकार ने देखो सबसे पहले आरक्षण कहां दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया, क्यों, ताकि आप अपने लिए संसाधन खरीद सको। इसके बाद अब यह माना जाने लगा है कि अब इस समय वर्तमान में अगर आपको ये दोनों पाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल समावेशन आपको लाना ही पड़ेगा। यानी सबसे पहले डिजिटलाइज करो लोगों को, क्योंकि डिजिटलाइज करने के पीछे सत्ता, शासक और शासित, यानी कि जो रूलिंग कर रहा है और जो रूल्ड हो रहा है, दोनों के बीच क्या होगा, दूरी कम हो जाएगी, लिंकेज हो जाएगा, और जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विकास के लिए वो उन तक सीधे पहुंच सकेंगी। ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता चला जाएगा। तो अगर ये पाना है तो ये पाना बहुत जरूरी है, और ये दोनों अगर पाना है तो इसको पाना सबसे आवश्यक शर्त है। और यूपीएससी का सिलेबस इसी के आसपास घूम रहा है। वित्तीय समावेशन के लिए चाहे हम जनधन की बात करें, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, या जितनी योजनाएं हो रही हैं उसको आधार से लिंक की बात करें, वो किसके लिए है कि नहीं है। जितने भी इशू चल रहे हैं, डिजिटल समावेशन कर रहे हैं, उनको सूचनाएं दे रहे हैं,
अभी क्या हुआ, आप देखिए कि इस समय तमिलनाडु में मछुआरे जो है 45 दिनों के लिए समुद्र में जाने पे बैन लग गया, अब नहीं जा सकते, ठीक है। तो लेकिन इसकी सूचनाएं जो है वो किसको दी जा रही है, उनके मोबाइल के माध्यम से उनको दी जा रही है। या अगर कोई भी आपदा आती है तो उनके मोबाइल पर उनकी भाषा में मैसेज कर दिया जाता है ताकि आप इस समय मत जाइए, तूफान आने की इतनी गुंजाइश है, ठीक है। इसकी मदद से क्या किया जा रहा है, इंक्लूजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे वेलफेयर इकोनॉमिक्स की शर्त है। अब अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे कार्य करती है, तो जो इकोनॉमी वर्ड है और इकोनॉमिक्स वर्ड है, दो शब्द सुने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है? इकोनॉमिक्स सर एक अध्ययन है, एक शास्त्र है, उसका एक छोटा रूप एक व्यवहारिक रूप इकोनॉमिक्स। गुड। और कोई? इकोनॉमी में हम जो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स लॉ होते हैं उनको अप्लाई करते। गुड। और बहुत बढ़िया। ये वो सैद्धांतिक पक्ष है, सिद्धांत है जिस पर कोई भी अर्थव्यवस्था मूव करती है। वो सिद्धांत कुछ भी हो सकते हो, पूंजीवादी हो सकते हैं, वो समाजवादी हो सकते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स, किसी भी प्रकार के ये सिद्धांत या प्रिंसिपल्स हैं, राइट। ये प्रिंसिपल्स हैं। अब हम यहां पर क्या देते हैं, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड हो, इट डजंट मैटर। वो सिद्धांत कि इसमें बाजार प्रमुख होगा, इसमें समाज प्रमुख होगा, इसमें केंद्रीय व्यवस्थाएं होंगी, ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थ जिसे कहते हैं कि भौतिक यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, ठीक है। तो ये जैसे पूरे विश्व में लागू की जा रही हैं, पूंजीवाद, आज इतने देश पूंजीवादी हैं। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ये इसका व्यवहारिक रूप है, यानी इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है, जहां पर कोई देश विशेष अपनी जरूरतों के हिसाब से, ठीक है, उस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है। जैसे गवर्नमेंट भारत ने क्या किया, जैसे इसमें हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, राइट। दूसरा हम बात करेंगे जैसे मान लो अमेरिकन इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी। ये हमारे लिए क्या होगा, ये उसका एप्लीकेबल पार्ट है। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे उसको लेकर चलते हैं। जैसे ब्रिटेन और सिंगापुर की इकोनॉमी है, तो ये क्या हुआ, फाइनेंस बेस्ड इकोनॉमी है, यहां बहुत अधिक वित्त मूवमेंट करता है। जर्मनी की इकोनॉमी विनिवेश यानी इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी है, वहां पर क्या होता है, हैवी मशीनरी और बहुत बड़ी जो विनिर्माण किया जाता है। इंडियन इकोनॉमी में हम जो मिक्स लेकर चलते हैं, हम समाज को भी देख रहे होते हैं और हम पूंजी को भी देख रहे होते हैं। तो हर जो देश है, हर जो सिस्टम है, वो अपनी जरूरतों यानी अपनी जो उसकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग जो है जिस आर्थिक मॉडल को अपनाता है उसको हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम इसको बोलते हैं, यानी सभी तंत्रों का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था को चलाना। ये जो इकोनॉमी वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। राइट, यानी कि घरेलू प्रबंधन, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ग्रीक वर्ड है इकोनॉमियोस, राइट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी घरेलू प्रबंधन। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, घरेलू प्रबंधन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि घरेलू प्रबंधन का मतलब क्या होता है, एक मुखिया, ठीक है, एक हेड होता है, वो ये तय करता है कि किसको कितना क्या मिलना चाहिए। उसके पास उसका एक बजट होता है, इनकम होती है, हमारे घरों में ऐसे ही होता है ना, और उसके हिसाब से तय किया जाता है कि किसको कितना मिलेगा। कल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें दो परिवारों का एग्जाम्पल लिया था, एक लड़का और एक लड़की है, दो परिवार हैं, दोनों में लड़की जो है वो आगे चलकर IIT IAS किसी की भी तैयारी करना चाहती है। लड़का जो है उसको बाइक चाहिए होता है, हाई स्कूल पास कर गया है,
परिवार के पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, निश्चित है, लेकिन दोनों परिवारों का उतने ही रिसोर्सेज में निर्णय बिल्कुल अलग अलग होगा। एक अगर प्रोग्रेसिव परिवार होगा, क्या कहेगा, नहीं लड़की की पढ़ाई बहुत जरूरी है, बाइक तो तुम अगले साल भी ले सकते हो, 2 साल बाद भी ले सकते हो। लेकिन अगर पैट्रियार्की है फैमिली, जहां पर लड़के को बहुत ज्यादा जो है वेटेज मिल रहा है, वहां पर क्या होगा कि लड़की तू क्या करोगे, पढ़ के, अब तो क्या नाम है, चूल्हा उल्हा जलाने का टाइम आ रहा है, अब शादी वादी करनी, ज्यादा पढ़ लोगी तो शादी नहीं होगी, लड़का तो हमारे कुल दीपक है, इसको जो है मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए तभी तो गांव में हमारा रुतबा होगा, ऐसे बोलते हैं। और ये दोनों परिवार हमने अपने आसपास देखे हैं। तो दुनिया की सारी इकोनॉमीज में बेसिकली इसी तरह के डिसीजंस होते हैं। जो डिसीजंस होते हैं वो हाउस होल्ड डिसीजंस होते हैं। तो जैसे हम घरों में निर्णय लेते हैं अपनी सोच और अपनी क्षमताओं के हिसाब से, वैसे ही डिसीजन हम वैश्विक स्तर पर लेते हैं। अगर भारत ये डिसीजन लेता है कि इस बार सोशल डेवलपमेंट में उसके काम ज्यादा होने चाहिए, तो गवर्नमेंट उस तरह का डिसीजन लेगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये कहती है कि भले चाहे हमारे लोग भूख से मर जाए, बीमारी से मर जाए, लेकिन हमें बम बनाने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हम हाइड्रोजन बम बनाएंगे। तो दोनों लोगों की निर्णय क्या है, बिल्कुल अलग अलग। अगर हम ये लगता है कि हम सोशल सर्विसेज पे बजट ज्यादा बढ़ाएंगे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और हमारे पड़ोसी को लगता है कि हम किसी भी हालत में डिफेंस का बजट ज्यादा बढ़ाएंगे, तो ये उनके निर्णय हैं, उनकी अपनी सोच और अपनी स्थितियों के हिसाब से। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स किसी भी सेटल्ड प्रिंसिपल पर नहीं चलता, ये समसामयिक होता है। कल भी मैंने आपसे बात की, ये समसामयिक होता है और उस डिसीजन लेने वाले की क्षमता, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि इन विच बैनर वो डिसीजन लेगा। ठीक है, एक बंदा कह रहा था कुछ समय पहले सरकार में कि नहीं पैसा जा रहा है, ठीक है आप रोक नहीं रहो, अचानक से एक बंदे को लगता है कि डिमोनेटाइज कर दे, अगर हम पैसा लीगल टेंडर करेंसी से ही खत्म कर दें इसको 500,000 को, तो क्या होगा, बैंकिंग तंत्र में पैसा वापस आ जाएगा। तो हु टुक द डिसीजन, अ पर्सन टुक द डिसीजन। ठीक है, लोग जान रहे थे कि बड़ी जो है वो करेंसीज में जो है वो दिक्कत आ रही है, या हमारे यहाँ जो ब्लैक इकोनॉमी बहुत ज्यादा जनरेट हो गई थी, काले धन की अर्थव्यवस्था, अचानक से उसको क्या कर लिया गया, शक कर लिया गया। अब आपको या तो दिखाइए, या तो इसको बैंक में लेकर आइए, या तो उसको बर्बाद हो जाने दीजिए। लीगल टेंडर करेंसी से इसको खत्म कर दिया गया। तो ये क्या है, डिसीजंस आर टेकन बाय द पर्सन, और उस समय की सोच कैसी, उस समय का डिमांड कैसा है। आज से अगर 5 साल पहले इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया होता, आप अंदाजा लगा सकते हो इंडियन इकोनॉमी में क्या हलचल पैदा हुई होती। उस समय जब हमने ग्रोथ की स्पीड पकड़नी शुरू की थी, हमारी हालत खराब हो गई होती, हमारी हालत खराब हो गई होती। उस समय हमारा जो टर्म था क्या, कि इंडियन इकोनॉमी में खर्च बढ़े, और खर्च बढ़ाने के लिए आपको मनी सप्लाई का होना जरूरी है। आप लोगों के हाथ नहीं खींच सकते, मनी सप्लाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारे लिए क्या नेसेसिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के नेट में आए। इकोनॉमिक सर्वे ने बाकायदा एक चैप्टर जो है डिवोट किया है इसके लिए। हम ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे टैक्स ही नहीं देते, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। चलो, तो अर्थशास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा, और शास्त्र मतलब उसका अध्ययन, राइट, यानी धन के बिहेवियर का, यानी कि बिहेवियर ऑफ मनी, उसकी जो स्टडी होती है वो किसमें आती है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है, हाउ द मनी बिहेव्स। ठीक है, तो इसमें बात करें। और भारत उन देशों में, देखो अब हम यहां पे बात करेंगे फंडामेंटल पे, भारत उन देशों में है जिसके पास सबसे पुरानी लीजेसी है अर्थशास्त्र का सिस्टमैटिक अध्ययन करने को। कौटिल्य ने, यानी जो जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी थी, जो दुनिया में जो आपका जुडिशियल सिस्टम है और आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये दुनिया की सबसे पहली लिखी जो है इकोनॉमिक बेस्ड बुक है, जो ये बता रही है कि राजा कैसे काम करेगा, उसको किस प्रकार के खर्च करने चाहिए। और इसमें टैक्स यानी कर, और जनता के लिए यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो है दुनिया का पहला जो है रिटन डॉक्यूमेंट है ये, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और टैक्स से संबंधित। यहां तक कि कहा है कि राजा अपने सभी खर्चों को बचाने के बाद जो धन बच जाता है वो अपने पास संग्रह ना करे, उसे जनता में वापस बांट दे, ताकि जनता की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाए। और जब क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाएगी तो राज्य की इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी। आज से कई साल पहले चंद्रगुप्त एरा में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में इसके विषय में बहुत विस्तार से लिखा था। तो ये दुनिया का पहला रिटन डॉक्यूमेंट है, वी हैव दैट पर्टिकुलर लीजेसी। अब अगर हम वर्तमान सिस्टम में पहुंचते हैं, वर्तमान अर्थव्यवस्था में पहुंचते हैं,
तो 1776 एक ऐसा साल है जिसने पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा टर्न अराउंड कर दिया, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसने एक नई इकोनॉमिक्स को जन्म दिया। 1776 ये वो साल है जहां भाप के इंजन का यानी स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, और इस भाप के इंजन यानी स्टीम इंजन ने क्या किया, पूरी दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति है, राइट, उसकी आधारशिला रख दी। इसी भाप के इंजन, भाप की शक्ति का ही तो इस्तेमाल हुआ, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति, इसने इसकी आधारशिला रख दी। और दूसरा, इसी 1776 में एक और बड़ी घटना हुई। एक व्यक्ति, उसने संसार में जो है वो लैसेज फेयर पॉलिसी की आधारशिला रखी। कौन था वो? एडम स्मिथ, राइट, एडम स्मिथ। He proposed the theory of laissez-faire। ठीक है, इन्होंने laissez-faire थ्योरी का जो है आधारशिला रखी, यानी कि बाजार ही सब कुछ है। बाजार तय करेगा कि आपको क्या उत्पादन करना है और क्या नहीं करना है। नोट्स में आप लोग दिया हुआ है। और इसी की वजह से संसार में कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जन्म लेती है। आगे चलकर इसी समय जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और इसी समय अमेरिका इसी के आसपास जो है आजाद हुआ था, उसको फ्रीडम मिली थी, और उसने जो अपना जो है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया था, और उसने इसी पूंजीवाद को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और दुनिया ने, एक ने उत्पादन की क्रांति देखी और एक दूसरी दुनिया ने पूंजीवाद को देखा, जिसमें यह माना गया कि बाजार ही सब कुछ है। ठीक है, बाजार तय करेगा कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए और कितना किया जाए। और इसके बाद ही पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमेशा के लिए चेंज हो गया। दुनिया जो अभी तक इकोनॉमिक्स को, अपने जीवन को एक थोड़ा सुचारू करने के लिए कर रही थी, अब वो पूरी दुनिया जो है वो एक ध्येय के रूप में कन्वर्ट हो गई, एक एम के रूप में कन्वर्ट हो गई। राइट, ये एक बहुत बड़ा इसमें चेंज आया। राइट, अब हम बात करें इसमें कितनी ब्रांचेस हैं, कितने इसके प्रकार हैं, ये लिख लिया। लेसेज-फेयर दिया हुआ आगे, परेशान ना हो। एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि, और दूसरा मैक्रो यानी कि समष्टि। राइट, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द माइक्रो, तो माइक्रो मीन्स बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा। तो जब हम एक व्यक्ति के स्तर पे बात कर रहे हैं, जैसे मेरे आसपास ये बाहर जो मंडी लगी हुई है, यहाँ पर सब्जी कितने रुपए किलो बिक रही है, ठीक है, मेरे किराने की दुकान पे जो साबुन वाबुन कितने का है। तो जब मैं व्यक्ति विशेष की बात करूंगा, चाहे वो छोटे स्तर पे यानी पर्सनल लेवल पे, तो जब यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं तो वो किसमें गिनी जाती हैं? माइक्रो लेवल पे। जब हम पूरे नेशन की बात करेंगे, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, राइट, जब मैक्रो यानी बृहद स्तर पर बात करेंगे तो ये किसमें आ जाएगा? दैट कम्स इनटू द मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। और यूपीएससी का जो फोकस है वो मैक्रो पे है, माइक्रो पे नहीं। राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो आधारशिला रखी थी वो जॉन मेनार्ड कीन्स ने, राइट, कीन्स इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं, लॉर्ड मेनार्ड कीन्स। और इनकी पुस्तक का नाम था, बुक का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1930 में लिखी गई थी। और उसने जो है एक नई जो है आधारशिला रखी। 1930 एक बड़ा अजीब सा साल है। 1776 मैंने आपको क्या बताया किसके लिए फेमस हुआ? लेसेज-फेयर के लिए, ठीक है, जिसमें बाजार ही नियंत्रण करेगा सब कुछ। ठीक है, दुनिया ने उसको अडॉप्ट कर लिया, अमेरिका ने तो खास तौर पर उसको अडॉप्ट किया और बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। 1776 जिसने भाप का इंजन की शक्ति दी, और भाप के इंजन ने क्या किया? दुनिया के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, इस प्रोडक्शन को बढ़ाने का क्या नतीजा होगा अभी हम देखते हैं। दुनिया इसी तरह आगे बढ़ती रही, लेकिन अमेरिका में 1929 एक ऐसा साल आया
क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी उस समय बड़ी प्रभावशाली इकोनॉमी हो चुकी थी, और इसने जो है पूरी दुनिया में जिसे एक स्लम्प पैदा कर दिया, डिप्रेशन पैदा कर दिया, और पूरी दुनिया जो है वो पीछे तरफ जाने लगी। जैसे अभी 2008 में शुरू हुआ, उससे भी बड़ा ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं उसको, राइट, ग्रेट डिप्रेशन, और पूरी दुनिया में वो ग्रेट डिप्रेशन एग्जिस्ट कर गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, चारों तरफ भयानक अवसाद। उससे पहले एक पहला विश्व युद्ध लड़ा जा चुका था, सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा था, तो अवसाद आ गया, लोगों की नौकरियां खत्म होने लगी, लोग आत्महत्या करने लगे, सब कुछ, उनके घर सब बिकने लगे, बैंक ठप पड़ने लगे। तो कीन्स ने जो है एक थ्योरी रखी, ठीक है, अपनी इसी किताब में, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में, राइट, बोले कि इसमें जो है कीन्स इकोनॉमिक, इसलिए मैं इस वर्ड को बाद में मैंने इस नोटिस में फोकस किया है। इस बार अगर आप इकोनॉमिक सर्वे उठाकर देखोगे तो दे स्टार्टेड देयर सर्वे विद द कीज स्टेटमेंट। किसी की अगर उसमें पढ़ा होगा टैबलेट में तो खोलो तो उसमें देखोगे पहला ही उसकी लाइन शुरू होती है, दैट इज स्टार्टेड सर्वे। इस बार का शुरू हुआ कीन्स से, ठीक है। अब कीन्स ने किया क्या, कीन्स ने इस लेसेज फेयर पॉलिसी का जो है वो थोड़ा सा विरोध करना शुरू किया, उल्टा गया। कैसे? उन्होंने कहा कि सरकारों को जब भी डिप्रेशन आता है, जब भी मार्केट की ताकतें कमजोर पड़ जाती हैं, सरकारों को खर्च क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट इन्फ्यूज और इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। अब जब सरकारें खर्च करती हैं तो क्या होता है, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है। इकोनॉमी में चूंकि डिप्रेशन आ चुका होता है, क्योंकि जो पूंजीवादी इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो 4 चरणों से होकर गुजरती है, उसको जाना ही पड़ेगा, राइट। उसके 4 चरण होंगे ही होंगे। पहला, जैसे कि यहां पर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यहां पर, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन होगा, ग्रोथ होगी, फिर क्या होगा, रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन के बाद क्या होगा, डिप्रेशन आ जाएगा, सबसे नीचे चली जाएगी, फिर क्या होगा, फिर बूम आएगा। ये सिचुएशन बूम की सिचुएशन है, अपने जो है हाईएस्ट उस पे है, और फिर क्या होगा, अगेन देन इंक्रीज होगा, और फिर क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो हमेशा इसी तरह चक्र में चलती रहती है, यानी आज अगर बहुत अच्छी पोजीशन है तो कल डाउन आएगी, फिर इकोनॉमी अपने आप को क्या करती है, छानती है, सही करती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बूम आता है, फिर ऊपर तक जाता है। बूम जैसे आने होता है, बबल फूटता है, प्रणाम, शेयर मार्केट धड़ाम, ठीक है, ऐसे ही हिंदी पेपरों में छपा होता है ना, आज शेयर मार्केट धड़ाम, ये हुआ वो हुआ, तो क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी फिर नीचे आना शुरू होगी। कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूप में, जहां पर, और खासतौर पर ये फीचर जो है और ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर शुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, फिर नीचे आएगा, फिर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। तो कीज ने जो है वो लेसेज फेयर पॉलिसी का विरोध किया, ठीक है, और क्या बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जब आप डिप्रेशन आ गया, 1929 की बात है, अमेरिका और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जो तबाह होनी शुरू हो गई, ठीक है, भयानक डिप्रेशन, मतलब माना जाता था कि उसने उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जितना दोनों विश्व युद्धों ने मिलकर नहीं नुकसान पहुंचाया, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम तबाह होने लगे, लोग जो है बेघर हो गए, गरीबी इतनी ज्यादा प्रिवेल हो गई, लोगों ने सुसाइड करने शुरू कर दिए, कुछ नहीं बचा उनके पास। कीन्स ने कहा कि सरकारों को ऐसे टाइम में एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए। क्या होगा एक्सपेंडिचर बढ़ाकर, क्या होगा एक्सपेंडिचर बढ़ाकर, वहीं आ जाते हैं जो करंट में तुम लोगों को बताया था, बाकी सबको समझा देता हूं। जो मुझे लगता है कि मेरी द्वारा खोजी गई एक मस्त चीज थी, जो इसने इकोनॉमिक्स इसी पे लाकर टिका रखी है, इसको अपने दिमाग में रखना। सबसे पहली चीज होती है इनकम या आय, फिर एक्सपेंडिचर या व्यय या कंजप्शन या उपभोग, फिर होती है सेविंग या बचत, फिर होता है, इसके बाद आता है निवेश, इन्वेस्टमेंट, फिर होता है उत्पादन या प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन इज हाई, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट, देयर इज मोर देन एम्प्लॉयमेंट, यही है पूरा इकोनॉमी।
इसी पे पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। इसके बाद तुम्हें सिलेबस में पढ़ना ही नहीं कुछ, इसको समझ लो। इकोनॉमिक्स एक सर्किल में मूवमेंट करती है। और क्या रीजन है, कल मैंने कहा था डिसीजन लेने कठिन होते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स के डिसीजन इसलिए कठिन होते हैं क्योंकि वो सर्किल में चलते हैं। आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ हो रही है और आपको ये भी नहीं पता कि प्रॉब्लम टर्मिनेट कहाँ हो रही है। जब हम एक लाइन में चलते हैं तो हमें पता है ना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, बट हम एक सर्किल में जब घूमते हैं तो हमें ना स्टार्टिंग का पता होता है ना एंडिंग का पता होता है। प्रॉब्लम कहां से जनरेट हो जाएगी, यू कांट इमेजिन। मल्टीपल फ्रंट से प्रॉब्लम आ सकती है और मल्टीपल फ्रंट से अफोर्ड करके हम प्रॉब्लम को खत्म भी कर सकते हैं। यही है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसने क्या कहा कि आप एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, ठीक है। जब लोगों की इनकम, डिप्रेशन में इनकम क्या हुई, खत्म हो गई, घट गई, कुछ नहीं बचा। इनकम जब ज्यादा होती है तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है। साथ ही साथ ये ह्यूमन बिहेवियर है। कल भी मैंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। इकोनॉमिक्स को अभी समझना है तो किताबों को कुछ समय के लिए रख दो और अपने बिहेवियर से इकोनॉमी को जज करना शुरू करो, अगर लॉन्ग टर्म समझना है तो। और एग्जाम में जाकर भूलना है तो फिर अलग बात है, सिलेबस हम पूरा कर लेंगे किसी भी तरह से, ठीक है। अपने बिहेवियर में समझो, क्योंकि तुम हो वो जो डिसीजन लेंगे। कल मैंने जिस वर्ड पे बात किया था सोशियो इकोनॉमिक कहा था, तो सोसाइटी में हम क्या कहते हैं, हम सबको। और जब हम इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं तो आई। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं वी, और जब हम डिसीजन लेते हैं तो आई, यानी सोसाइटी और इकोनॉमिक्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन। तो सोशियो इकोनॉमिक जनरेट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि सामाजिक आर्थिक जो होते हैं, वो जो दिक्कतें होती वो विवादों को जन्म देती। बांध के एक तरफ और बांध के दूसरी तरफ डैम बनना चाहिए, हाँ भाई बनना चाहिए। क्यों, मुझे बिजली चाहिए, मुझे जो है अपने अस्पतालों के लिए सुविधा चाहिए, मुझे अपनी खेतों के लिए सिंचाई के लिए पानी चाहिए। और तुम्हारा जो है मकान डूब रहा है, उसमें जो प्रोजेक्ट बनेगा, तुम्हारी जंगल जमीन डूब रही है, तो कौन सही है और कौन गलत है? एक क्या कहेगा, एक कहेगा नहीं बनना चाहिए और एक कहेगा बनना चाहिए। तो कौन सही और कौन गलत है, ये डिसीजन लेना बहुत कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। यही इकोनॉमिक्स है, यही सारा खेल, राइट। तो यहां पर क्या होगा, सेविंग बढ़ जाएगी। सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट, आप निवेश जो होता है बैंक के पास जाएगा, मार्केट से बॉन्ड उठाएगा, कुछ भी करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं एक मशीन के बजाय 2 मशीन 4 मशीन लगाऊंगा, क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उन मशीनों पे काम करने के लिए मैं क्या लेकर आऊंगा, लोगों को नौकरी दूंगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यहां पर क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, ठीक है। हम जब इनकम पढ़ते हैं तो हमारा पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, यहां पर जाते हैं। जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो कहां एक्सपेंडिचर करते हैं, मार्केट में एक्सपेंडिचर करते हैं ना। तो बाजार और उसकी शक्तियां, जहां पर मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई आती है। राइट, तो जो हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है वो ये है। फिर उसके बाद हम बचत करते हैं। बचत हम कहां कर सकते हैं, जो हमारी सेविंग से जो हमारा पार्ट बचा, तो बचत हम अपने गुल्लक से लेकर, साड़ी के पल्लू से लेकर, संदूक से लेकर, हम बैंकिंग सिस्टम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से लेकर या पेमेंट बैंक, हम कहीं पर भी जा सकते हैं अपने बचत के लिए। करते हैं कि नहीं करते? तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे के सारे आप करते हो ना। मनी मार्केट में भी कर सकते हो और कैपिटल मार्केट में भी कर सकते हो। जमीन भी खरीदना क्या है, कैपिटल है। सोना खरीद के डाल दिया, कोई मेरे को मन हुआ मैंने एक बढ़िया सी पेंटिंग खरीद के डाल दी, मुझे पता है कि भैया एक आने वाले समय में जो है ये बड़ी महंगी बिकेगी, ठीक है। कुछ ऐसे ऊट पटांग बनाया और संसार का रहस्य इसी के अंदर छिपा हुआ है। तुमने कहा अच्छा इसी में है, ठीक है, ठीक। और वो बिकवाली 400 करोड़ में बिक रही, 500 करोड़ में बिक रही है। होता है कि नहीं होता है? पेंटिंग बिकती है, पढ़ा होगा नीलामी में फलाना बिका, बनाने वाला भूखों से मर गया पिकासो, लेकिन उसकी पेंटिंग 400-400 करोड़ रुपए में बिक रही है। तो जो पागल है वो लोग जो खरीद रहे हैं, नहीं, ये क्या है, ये पूंजीगत निर्माण, ये भी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मानव इतिहास में जो वस्तु जितनी पुरानी होती जाएगी, कलाकृतियां, वो उतनी ज्यादा धरोहर के रूप में कन्वर्ट होती चली जाएगी, राइट। तो यहां पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो चाहे आप कैपिटल मार्केट में करो, मनी मार्केट में करो, या आप किसी भी रूप में जाओ, तो जो हमारा सारा पढ़ना है, बैंकिंग तंत्र XYZ, वो यहां पढ़ना है। लेकिन सवाल ये नहीं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें सवाल पहला है कि पढ़ना क्यों है, क्योंकि ये सेविंग में आ गया। अब ये जो सेविंग में पैसा आया, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन का जो मेन पर्पस था वो यही था।
जब इसके पास, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, जब उसके पास फंड होगा, आप निवेश के लिए पहुंचोगे, साहब ये हम चाह रहे हैं कि हम ये कुर्सियां और बनाएं, हमें एक मोल्डिंग मशीन चाहिए, मोल्डिंग मशीन के लिए मुझे लोन चाहिए, ठीक है। आप कल को यूथ हो, तुम ही हो कि भैया हम फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो आप जाओगे ना बैंक के पास। अभी आपके पास फैक्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा है नहीं है, आप बैंक के पास पहुंचे, साहब हमें सस्ता लोन चाहिए, तो बैंक लोन कब देगा आपको? जब उसके पास पैसा होगा ना, क्योंकि आपका पैसा उसके साथ एक जो है वो सोशल पूल के अंदर गया है, गया कि नहीं गया? आप गए 1000 रुपए अपना जमा करके आए, किसी ने 100 रुपए जमा किया, वो 100 रुपए 1000 रुपए जुड़कर एक पूल बन गया, और आप में से ही किसी को लोन चाहिए होगा तो उसको क्या करती है, ज्यादा ब्याज पर लोन दे दिया। जब आपको निवेश मिलेगा तभी तो आप अपना काम शुरू करोगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपको बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सेविंग सिस्टम को मजबूत करने। इकोनॉमिक सर्वे का सेकेंड चैप्टर इस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है कि इंडियन इकोनॉमी इसलिए भी इतनी मुश्किल समय में इस्टेब्लिश रही कि वी हैव मोर देन 32% ऑफ द सेविंग रेट। बट इस बार ये कहता है कि हमारा जो सेविंग रेट है वो गिरा है, और उसको बढ़ाने के लिए किया गया कि आपने अपने जेब में बहुत पैसा रख लिया, 500-1000 रुपए, आ जाओ कहां पर? बैंक में, अपने रखवा दो पुराने जितने नोट हैं। क्या हुआ? बैंक फंड से लबालब हो गए। उठाकर देखो पेपर, होम लोन सस्ता, कार लोन सस्ता किया कि नहीं? लोन ऋण सस्ता कर रही है गवर्नमेंट की नहीं कर रही है? और दूसरा क्या कर रही है? उस पैसे को दोबारा निकाल ना सको। 3 महीने तक 24,000 रुपए था कि नहीं था? हर हफ्ते से ज्यादा निकाल नहीं सकते, किया। और अभी क्या करिए? अब 2 लाख से ऊपर अगर आपने कैश ट्रांजेक्ट किया तो 100% फाइन, 2 लाख और भर के आओ। यानी सब सारे पेमेंट तुम्हें कैसे करने? डिजिटल करने। तो क्या हुआ? उस बैंकिंग तंत्र के अंतर्गत पैसा आ गया, और बैंकिंग तंत्र का जो पैसा होता है वही राष्ट्र के काम का होता है। आपकी साड़ी के पल्लू में, आपकी गुल्लक में, डजंट मैटर, वो राष्ट्र के काम का नहीं है। राष्ट्र उसी पैसे को निवेश कर पाएगा जो उसके अपने तंत्र में है। हम इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि हम क्यों समझने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से जब निवेश आएगा दोस्तों तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ जाएगा। ये उत्पादन जो है वो आपूर्ति को, यानी सप्लाई साइड को मेंटेन करता है। शर्ट का उत्पादन, पेन का उत्पादन, मार्कर का उत्पादन, पंखे का उत्पादन हो रहा है कि नहीं? प्रोडक्शन, ये किसको मूवमेंट कर रहा है? आपूर्ति साइड को, यानी सप्लाई साइड को। समझते जाओ इसको, जितना दिमाग हो सके इसमें लगा लो। यहां पर क्या हो रहा है? डिमांड साइड कंप्लीट आ रही है। ये डिमांड हो रहा है ना मार्केट में जाकर, भाई मुझे चावल चाहिए, मुझे अंडे चाहिए, दूध चाहिए, मार्कर चाहिए, शर्ट चाहिए, डिमांड करते हो। डिमांड और सप्लाई अगर मैच कर रही है तो तब तो मामला ठीक है, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई जो है वो श्रिंक कर रही है तो क्या होता है? देयर इज अ गैप, एंड दिस पर्टिकुलर गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। पढ़ा होगा, सर्वे इसके बारे में भी बहुत बात कर रहा है। आज की अगर खबर पड़ी थी कि थोक महंगाई तो कम हुई लेकिन खुदरा में इसकी जो है हैसियत ज्यादा है। हमारे यहाँ WPI अभी आपने देखा, गवर्नमेंट आज के पेपर में अगर लाए होगे तो छपा होगा, तो उसमें क्या होगा कि सरकार जो है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स कह रही है कि नियंत्रण में है, लेकिन जो CPI है उसकी हालत बहुत खराब है। थोक मुद्रास्फीति भी दिखाता हूं, और बोला भी है कि न्यूज़पेपर के बिना मत आओ। और देखो फिर आज वही बात सच हुई। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को जो करंट की क्लास में पढ़ाया था कि याद है जल संसाधन, तो उसमें एक चित्र बनाया था 2 पहाड़ों के बीच में नदी बहाते हुए, और उसमें क्या कहा था कि यू हैव टू मेंटेन द मिनिमम फ्लो, कि उसका जो जल जीवन है वो बना रहे। इसीलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। 4 दिन पहले पढ़ा था, पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा है? गंगा का न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह। पर्यावरणीय प्रवाह मतलब कि वो जहां पर वो उसका जो है जलीय जीवन सस्टेन कर सके, बताए केंद्र सरकार। मैंने क्या कहा था? एक उसका फ्लो मिनिमम मेंटेन करना चाहिए ताकि उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ना जनरेट हो पाए। हम पहले पढ़ते हैं, छपता बाद में, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक है, बस आप उस चीज को फॉलो करते रहो जो मेन कोर है। आंकड़ों में घटी थोक महंगाई पर जमीनी हकीकत अलग। थोड़ा हिंदी वाले जो थोड़ा सा बड़ा क्या नाम है, भाषा का वैसा जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो कह रहा है कि जो WPI है वो घट गया, लेकिन CPI जो है अभी भी एग्जिस्ट करी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमेशा जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ये बताता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, राइट। इस तरह आप चीजों को मेंटेन करके चलो, बहुत आसान होगा। अब क्या होगा, जैसे ही दोनों के बीच में गैप आएगा, इन्फ्लेशनरी यानी कि महंगाई का जो इन्फ्लेशनरी गैप यहां एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी मुद्रास्फीति का दबाव यहां पर आ जाएगा, ठीक है, महंगाई आ जाएगी। जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट। भाई मैंने कुर्सी बनाने की 2 मशीनें खरीद ली, मुझे निवेश मिल गया। अब इस मशीन को चलाने के लिए मुझे 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? मैं आप और आप आइए भाई मशीन पे काम करिए। तो क्या हुआ, आपको जैसे मैंने रोजगार दिया, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये होता है आय के वितरण का साधन, आय के वितरण का माध्यम, राइट। दिस इज द वे टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दिस इज द वे टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकम। लोगों को अगर आय बढ़ानी है तो रोजगार देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि चौराहे पर आप नोटों की गड्डी लेकर बैठ जाओगे, आइए आइए ले जाइए ले जाइए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, उसके बदले आप श्रम पैदा करोगे और श्रम को महत्व दोगे, तो उसमें क्या होगा, ये रोजगार के आय के वितरण का साधन होगा। और जब आय बढ़ेगी तो देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी। यही इकोनॉमिक्स, इतना ही हमें पढ़ना है। अब सवाल है, इसी में कॉन्फ्लिक्ट आता है, मैं फिर से दोहराता हूं, इसको समझ लो बहुत अच्छी तरीके से। दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू द डिमांड साइड, ठीक है, ये पैसे से जुड़ा हुआ है, ये पॉलिसीज से जुड़ा हुआ है। अभी इस समय मैं तुम्हें आज परसों की न्यूज तक लेकर आता हूं, परसों तक की अपडेट करता हूं। कुछ दिन पहले की न्यूज है कि रोजगार, भारतीय रोजगार जो है तेजी से घटा है, और एक नया वर्ड कॉइन हो गया हमारे इंडियन इकोनॉमी में। अभी तक आपने लगातार 2 साल जो है क्वेश्चन आया था कि इंडियन इकोनॉमी इज अ जॉबलेस ग्रोथ, आ रहा था, मेंस में भी क्वेश्चन आया था। अभी एक नया वर्ड कॉइन आया है, इंडियन इकोनॉमी इज जॉब लॉस ग्रोथ। नाउ वी आर मूविंग टू द जॉबलेस टू जॉब लॉस। अभी तक तो ये था कि भाई हम सर्विस सेक्टर पे जा रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब क्या हो गया, अब कह रहा है जिनके पास था वो भी चला गया, जॉब लॉस ग्रोथ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अब एक्चुअली अब आप समझो कि हम पूरे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हो, किस लिए ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपके लिए, जो यूपीएससी है। वैसा तो इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, आप डिमांड सप्लाई कर्व पे ही 1 महीना पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सारे इकोनॉमिक्स ने अपना अपना कर्व दे रखा है, पूरा बैठ के दिन भर उसका अध्ययन करते रहो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है, कितना ज्यादा प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, या जो बैंक, खासतौर पे रिजर्व बैंक या कोई कमर्शियल बैंक जो एक्टिविटी कर रहा है, उसके प्रभाव से हर साल देखोगे क्वेश्चन टंगा ही होगा। और सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है, उस पर तो पिछली बार तो 19 क्वेश्चन थे इसी को लेकर। तो उसके लिए पर्पस क्या है ये समझो। इनकम, ये चक्र कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। यानी अगर मैं उल्टा कर दूं, इनकम कम, एक्सपेंडिचर कम, एक्सपेंडिचर कम, अब मैंने पहले पेट भर लूं, सेविंग तो बाद में करूंगा, ठीक है। सेविंग कम, आप पहुंचे, बोले भाई लोन चाहिए, बोलो बहुत महंगा मिलेगा, तुम क्या करोगे, बाहर में गया, इतना तो चुकाने की औकात नहीं है। जब इंडियन इकोनॉमी फिर से रिस्टैब्लिश होगी तब हम उसको करेंगे। तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो उत्पादन कम, यानी सप्लाई साइड क्या हो जाएगी, प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, सप्लाई नहीं रहेगी। उत्पादन कम तो क्या हुआ था डिमोनेटाइजेशन के बाद, सबसे बड़ा आरोप क्या लगा कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा तो लोगों ने क्या किया, अपने कारीगरों को निकालना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, बेरोजगारी, जॉब लॉस ग्रोथ। इसी पे तो ही लोगों ने कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं, हम कहां उत्पादन करें, 4-4 दिन 5-5 दिन मिले बंद पड़ी हुई है, क्योंकि मजदूरी देने के लिए किसी के पास पैसा ही नहीं था। मैंने खुद जाके बैंकों में देखा, लोग जो है परेशान किया, अरे यार किसी तरह कुछ कर दो, मजदूरी नहीं दे पा रहे हफ्ते भर से। और जब नहीं दे पा रहे तो क्या हुआ, बोला क्योंकि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र ज्यादा है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बोले भैया आप कल से मत आना। तो क्या हुआ, रोजगार कम, और रोजगार कम तो इनकम, क्योंकि रोजगार से जब इनकम आती है तो एक्सपेंडिचर होता है। अभी जैसे पूरे मुखर्जी नगर में जैसे सभी लोग इस समय परेशान है, किताब वालों की किताबें नहीं बिक रही है, कोचिंग वालों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई इनपुट नहीं है, कोई XYZ कुछ भी नहीं है। तो
सब एक ही बात करें, मतलब सबसे बात करके देखो, चाय वाली दुकानों पे भी अब उतने लोग जो नहीं है, खाने पीने की दुकानों पे सब, इससे पूरा बिजनेस माहौल अब ठप है। अब उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो नवंबर में हुआ था उसके इफेक्ट्स अब आने शुरू हुए और पूरी इकोनॉमी इस समय स्लो डाउन जा रही है। फिर अभी कल हुआ था ना, किसने जो है नोमुरा ने क्या बोला कि इंडियन इकोनॉमी 6.7 6.9 के नीचे आ जाएगी अब, ठीक है। उसने फिर से जो है जापान की कंपनी है, तो उसने नोमुरा ने अभी भविष्यवाणी की कि इंडियन इकोनॉमी और नीचे आएगी। तो क्या हो रहा है उसमें से, अब पैसे की कमी, अब इफेक्ट उसके दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां पर जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। पहले केस में जब हम इनकम पढ़ते हैं तो हम अपने चैप्टर में नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम न सिर्फ समझेंगे, हम ये भी समझेंगे उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड स्टेज में आप एक्सपेंडिचर करते हो, आप बढ़ाते हो। एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको चाहिए होता है मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है, पैसा होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। कीन्स यही कहते हैं। 1929-30s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया तो कीन्स ने अपनी थ्योरी निकाली, कीन्स इकोनॉमिक्स के नाम से, कि जब लोगों का इनकम कम हो जाती है, नौकरी छिन गई, डिमोनेटाइजेशन ने पैसे निकाल लिए, ठीक है, जो कामगार था जो जाता था डेली वेजेस पे उसको नहीं मिल रहा है। जब मालिक के पास पैसा नहीं है तो अब किसको नौकरी पे रखेगा, उसकी खुद की हालत खराब पड़ी हुई है। तो क्या हुआ, लोगों की इनकम क्या हुई, घट गई, लोगों का एक्सपेंडिचर खत्म हो गया। एक्सपेंडिचर जैसे ही खत्म होगा क्या होगा, पूरी अर्थव्यवस्था दिक्कत में आ जाएगी। तो ऐसे में कीज ने कहा कि सरकारों को आगे बढ़कर, यानी बाजार को पीछे करो, जो लेसेट फेयर पॉलिसी में कहा गया था बाजार ही सब कुछ तय करेगा, कीज ने कहा नहीं, बाजार नहीं, सरकार भी आएगी इसमें। और उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो खर्च बढ़ाएगी अपने बिहाफ पे, कैसे, सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से, ऐसे प्रोग्राम चलाएगी, सरकार खर्च बढ़ाएगी। और जब सरकार खर्च बढ़ाएगी तो क्या होगा, लोगों की क्षमता में वृद्धि होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग क्या करेंगे, मार्केट में डिमांड करेंगे, कंजप्शन करेंगे। और ये जो डिमांड होता है वो पूरी इकोनॉमी का चुंबक होता है। दोस्तों इसको बात को समझ में रखा, ये पूरी दुनिया का चुंबक होता है। कल अगर किसी ने, वो आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका, कुमार विश्वास का, उसमें एक लास्ट लाइन तुम लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, कि जब हमने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, और अक्सर तुम लोगों ने मेरे मुंह से सुनते भी होंगे पहले भी, तो अमेरिका ने बैन लगा दिया था। वही अमेरिका कुछ दिन बाद हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ, कि भैया ये ले लो, हमसे यूरेनियम ले लो। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आया कि नहीं आया, मना कर दिया था इसने कुछ समय पहले। क्यों, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा बाजार है। और इसी, क्यों बाजार का मतलब क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा सामान कंज्यूम कर सकते हैं, वो बनाने वाले हैं, हम उसको उपभोग करने वाले हैं। तो ये जो होता है, इट एक्ट्स अ मैग्नेट इन इकोनॉमी, ये मैग्नेट की तरह काम करता है, चुंबक की तरह काम करता है, ये पूरी दुनिया के निवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसीलिए भारतीय बाजार जो है उसको उन्नत बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल खरीद सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी हमें चाहिए, हम इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, ठीक है, हमें कपड़े लत्ते जूते टीवी सब कुछ तो चाहिए। आज पूरी दुनिया का जो है मार्केट कहां भाग कर आ रहा है, सारे ब्रांड कहां लॉन्च हो रहे हैं, यही एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां। आज से 4 साल पहले एप्पल ने अपना नया प्रोडक्ट भारत में लॉन्च करने से मना कर दिया, मना कर दिया। और आज सैमसंग सिर्फ भारत में ही फायदे में है। आज भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचती है सैमसंग, इंडिया में। पूरी दुनिया में इतना फोन नहीं बेचती जितना वो। मैगडी का नाम सुना है, मैगडी दुनिया के कई देशों में इसकी चेन है, सब घाटे में जा रही, केवल भारत से ही इसको फायदा हो रहा है। और भारत से इतना फायदा हो रहा है कि पूरी दुनिया के अपनी चेन में होने वाले घाटे को यहीं से पूरा कर सकती है। तो हम संसार का सबसे बड़ा बाजार है, और हम हर तरह का बाजार है। असमानता ने लोअर ग्रेड को भी जन्म दिया, उसको भी चाहिए। वो डब का शैशे, वो शैशे इस्तेमाल करता, पाउच 1 रुपए वाला, और बड़ा आदमी जो है वो बोतल इस्तेमाल करता है, लेकिन चाहिए उसको भी, ठीक है। वो बड़ी वाली बोतल का पेट नहीं पी पाएगा, लेकिन वो छोटी वाली जो आती है उतने में तो काम चला ही लेगा, कोका कोला में, ठीक है। तो इसके माध्यम से बाजार हमारे यहां डेवलप है। तो कीन्स कहते हैं कि जब आप एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो है आप जब इनकम करोगे तो एक्सपेंडिचर उनका बढ़ जाएगा, सरकार एक्सपेंडिचर करेगी। बोले जब लोगों के पास क्षमता नहीं है तो सरकार एक्सपेंडिचर करेगी। इसी के लिए सरकार ने क्या किया, मनरेगा लॉन्च किया। मनरेगा क्या था, मनरेगा में आप क्या करने जा रहे थे, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सरकार काम के बदले क्या कर रही थी, पैसा ही तो खर्च कर रही थी। बोले यार तुम करो कुछ भी, गड्ढा वड्ढा खोद लो, ठीक है, पेड़ पौधे टाइप कुछ लगा लो,
हम तुम्हें पर डे इतना पैसा देंगे। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो क्या बढ़ेगा तुम्हारे पास? इनकम। कहां जाओगे उस पैसे को लेकर? मार्केट में कहोगे ना भैया बिस्किट दे दो, दाल दे दो, दूध दे दो, अंडा दे दो, दोगे कि नहीं दोगे? तो क्या होगा? आप मार्केट में डिमांड बढ़ाओगे, और जैसे डिमांड बढ़ती है ये किसको स्टिमुलेट कर देता है? सप्लाई को। ठीक है, और सप्लाई में जब उत्पादन बढ़ता है, केवल ये मत समझना सामान पैदा होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप, स्व उद्यमिता को बढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी स्व उद्यमिता को बढ़ाता है। साथ ही साथ क्या होता है? ये नवाचार, अगली चीज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, नवाचार यानी इनोवेशंस को बढ़ाता है। प्लस क्या होता है? ये ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को घटा देता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यही वो ICOR है जिसके माध्यम से हम कभी भी चाइना से टक्कर नहीं ले पाएंगे। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी एक यूनिट प्रोडक्शन में कितने यूनिट का जो है आपको इन्वेस्टमेंट लगा है। हमारी तकनीक ही नहीं है। चाइना हमसे 1/4 में बना ले जाता है, वो इतना पैसा लगाता है, इतना सामान पैदा कर लेता है। हम इतना पैसा लगा के इतना सामान बना पाते हैं, वर्ल्ड मार्केट में हम खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जो डिमांड है, ये प्रोडक्शन होगी, ये क्या होगी? ये स्व उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार, इनोवेशन, और IC इसको बढ़ाएगा और ICOR को कम करेगा। और ये जो स्व उद्यमिता होती है, ये आज के समय की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या काम करेगा? पैरेलल एक रोजगार पैदा करना शुरू कर देगा। ये क्या काम करेगा? रोजगार बढ़ाएगा। ये रोजगार केवल सरकारी दम पे थोड़े ना बढ़ेगा, ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा। राइट। तो जैसे कल मैं नौकरी कर रहा था, ठीक है, मैं किसी की नौकरी कर रहा था, आज मैं अगर स्टेब्लिश हो रहा हूं या तो क्या होगा? कल मैं 4 लोगों को अपने यहां क्या दूंगा? एम्प्लॉयमेंट दूंगा कि नहीं दूंगा? तो जो स्वरोजगार होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाने का सबसे और रोजगार मतलब सब कुछ। तो कीन्स ने यही काम किया। प्लस सरकार जो है वो खर्च बढ़ाएगी। इसीलिए क्या हुआ? अब देखो, सरकार NRHM, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण जो लिवलीहुड मिशन, नेशनल NRLM जिसे कहते हैं, ठीक है, सरकार क्या कर रही है? खर्चा बढ़ा रही कि नहीं बढ़ा रही है? ग्रामीण सड़क योजना, सरकार खर्चा बढ़ा रही। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंदिरा आवास, ठीक है, ग्रामीणों के लिए आवास, सबके लिए आवास, शहरी आवास, ग्रामीण आवास, पढ़ा हमने। सरकार इसके माध्यम से क्या कर रही है? खर्च बढ़ा रही है। अपना खर्च बढ़ाकर क्या करेगी? जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसके पास आय नहीं है, वो भी उसके पास क्या आ जाएगी? क्रय शक्ति क्षमता आ जाएगी। और क्रय शक्ति क्षमता जैसे ही आएगी, इकोनॉमी क्या हो जाएगी? बूस्ट करेगी। ये तुरंत जैसे डिमांड हुआ, इकोनॉमी जो है वो काम करना शुरू करे। डिमांड किसी भी चीज की हो सकती है, केवल वस्तुओं की नहीं, सेवाओं की भी। अब आप कहोगे नहीं साहब मेरे पास पैसा है, मैं अपना जीवन बीमा लेना चाहता हूं कि अगर मैं कल को ना रहूं तो मेरे बच्चों का भला हो, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपसे जो है वो एजुकेशन लोन लेना चाहता हूं, होगा कि नहीं होगा? बोले मेरे पास 10 रुपए 20 रुपए महीने के बच रहे हैं, मैं 10 रुपए 20 रुपए वाली SIP कराऊंगा, मैं 10-10 20 रुपए बैंक में डालकर 20 साल बाद जो इतने पैसे ले लूंगा, होगा कि नहीं होगा? आप सेवाएं भी खरीदनी शुरू कर देते हैं, वस्तुएं नहीं सेवाएं भी। तो क्या होगा? इससे जो आपका जो ये बैंकिंग सिस्टम है वो क्या होगा? पावरफुल होता चला जाएगा। अब आपने 20 साल का कोई बीमा ले लिया और बोला 20 साल तक हम आपको हर साल इतना इतना पैसा देते रहेंगे। बैंकों के पास क्या आ गया? 20 साल तक आपका फंड जो है वो कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ? आप 20 साल मैच्योरिटी पे लोगे ना पैसा, और 20 साल तक उसी पैसे को वो क्या करेंगे? इधर लोन उधर लोन, सरकार को लोन, इंसान को लोन, सबको देते रहेंगे। और उससे क्या होगा उनको? और 20 साल बाद बोलेंगे कि आपने जितना जमा किया तो उसमें हम 4% 5% के हिसाब से आपको इतना वापस कर रहे हैं, और तब तक वो उस पर पैसा कमा चुके हो। तो आप वस्तुएं और सेवाएं दोनों खरीदना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र होता है, राइट। इसी में कॉन्फ्लिक्ट है जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। जब ये गैप आ जाता है तब क्या दिक्कत होती है? ये चक्र अलग तरीके से व्यवहार करता है। यहां तक पहला स्टेज क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलो अब अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार की हम बात करते हैं, जिसमें लिबरल, कैपिटलिस्ट, मिश्रित, समाजवादी। ठीक है, तो लिबरल या पूंजीवादी इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं।
टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में देखेंगे तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में बेसिकली 3 तरह का हमें सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है। वन इज कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, सोशलिस्ट, और तीसरा मिक्स्ड, यानी कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या चीज है? बॉटल क्या वो आज किसकी क्लास है? ठीक है। राइट। तो अब यहां पे इसको महत्वपूर्ण तरीके से देखो, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? मैक्सिमम फ्रीडम, महत्तम स्वतंत्रता, ये इसकी फिलॉसफी होती है। फ्रीडम ऑफ मार्केट, बाजार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की स्वतंत्रता। राइट, दोनों की स्वतंत्रता। यानी कि ये जो व्यवस्था है वो क्षमता निर्माण पर कार्य करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे। आपके पास जितनी क्षमता है आप उतना कमाइए और कमाकर जो है वो संसार में इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और बाजार जो है वही चीजों का उत्पादन करता है जिस चीज की मांग की जाती है। ठीक है, यानी ये उपभोग के आधारित है। ठीक है, कंजप्शन बेस्ड है, कंजप्शन बेस्ड है। तो बाजार जो है उसी के लिए कार्य करेगा। जो लाभ है यानी प्रॉफिट है वो इसका डेरिवेटिव फोर्स होता है। ये क्षमता निर्माण कर काम करेगा। अब ये पर्यावरण हितैषी होगा या पर्यावरण का दुश्मन होगा? ये क्या करेगा? ये एनवायरमेंट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो उस पर दबाव बनाएगा। सारे संसाधन मेरे हैं, मैं जितना चाहे उतना संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये इस बेस पे कार्य करेगा। डन। ये आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होगा? सरकार का नियंत्रण कम से कम होता है। बाजार जो होता है वो डिसाइड करता है उसको किसके लिए उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये इसकी खास बात होती है, मैक्सिमम फ्रीडम। जब सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम इक्वालिटी पे बात करता है। मैक्सिमम इक्वालिटी, महत्तम समानता, महत्तम समानता पे बात करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? महत्तम समानता पे बात करेगा। समानता कैसे आएगी? हमेशा डंडे से आएगी। ठीक है, एक कंट्रोलिंग बॉडी होगी, एक कंट्रोलिंग बॉडी होगी जो महत्तम समानता की बात करेगी। राइट। हेलो, हाँ जी, हाँ राकेश बेटा। चलो मैं देखता हूँ इस पर क्या हो सकता है। ठीक है, बताता हूँ। आज 2 बजे आ जाओ, फिर इसका टाइम चेंज कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। सर आपने मार्केट के बारे में देखना है। मार्केट क्षमता निर्माण, एनवायरमेंट एक्सप्लॉइट, इंडिविजुअल, व्यक्ति। राइट। मार्केट इक्वालिटी, यानी कि यहां पर जो मैक्सिमम इक्वालिटी, महत्तम समानता की बात करेगा। यानी ये चैन की बंसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये ऐसे काम करेगा। मान लो ये बंदा है, ये 10 रुपए कमा रहा है, ये 7 रुपए कमा रहा है, ये 6 रुपए कमा रहा है। सरकार ने एक तय कर दिया कि भाई ये जो है ये बार लाइन है, सबके पास इतना होना चाहिए। तो इसके पास क्या होगा? जो अतिरिक्त है वो संसाधन के रूप में इसके पास चला जाएगा। यानी सब कुछ कौन करेगा? एक कंट्रोलिंग बॉडी होगी, एक नियंत्रक बॉडी होगी जो सब कुछ तय करेगी कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और किसको टारगेट करते, कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो नियंत्रक होगी। इसको आप केंद्रीय सरकार भी कह सकते हैं या इसको योजना आयोग के भी नाम से जानते हैं, प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये सब कुछ तय करेगी। इसमें मार्केट कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। अगर सरकार का मन है पतलून बनाने का, पतलून बनाएगी। आप जीन्स जो है आपको कितना भी अच्छा लगता हो, जीन्स की डिमांड आप करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर जैसे जीन्स की डिमांड आएगी मार्केट जीन्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर सरकार पतलून बना रही है तो वो पतलून ही बनाती रहेगी, आप चाहे जो भी मार्क करते रहिए। जरा देखिए आप, कितनी बेहतरीन बेहतरीन कारें आ गई, लेकिन अभी भी एम्बेसडर कार जो कि आज के हिसाब से ना तो दक्ष है,
ना उसमें इतनी सुविधाएं हैं, ना इतना कंफर्ट है। आप तो कम दाम में भी उससे ज्यादा कंफर्ट वाली कारें आ गई, सुरक्षा फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ज्यादा कंफर्ट है, सस्पेंशन है, लेकिन आज भी क्या कर रही है, वो उसी तरह बना रही थी। अंत में क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान मोटर का जो बंगाल प्लांट है बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हो रहा था, लेकिन केवल उसको सरकारी ऑर्डर कर रही थी। आम आदमी कौन एम्बेसडर खरीदता है? कभी देखा किसी को एम्बेसडर खरीदते हुए? ना तो फ्यूल एफिशिएंसी वैसी है। हाँ, तो क्या हो रहा था, वो आप चाहे जो डिमांड करो, मार्केट में कुछ भी बनना शुरू हुआ, कोई टेंशन नहीं, बनेगी हमारी वाली कार ही। तो वो उसी तरह की कारों का निर्माण, वही वाली सीट जो आधी वाली होती, तब तो लोग कंफर्ट सीट ढूंढ रहे हैं, सर के ऊपर रेस्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सेफ्टी फीचर्स है, एयर बैग से एक्सीडेंट होने की दशा में बचा लेता है, सब कुछ है, ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें कुछ ऑटोमेटिक, सब मैनुअल, ठीक है, तो वो अपना काम चला। तो गाड़ियां आ गई जिसमें गियर ही खत्म कर रहे हैं, ऑटोमेटिक है, लेकिन उसमें आज भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि वो अपने आप को मॉडिफाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सरकार ने तय किया है कैसे होगा, कैसे वो अपना सिस्टम लेकर चल रही। तो बाजारवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जैसे जैसे बाजार जो है डिमांड करता जाता है, वैसे वैसे चीजें आती। इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत इनोवेशन होता है, यहाँ प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है यहाँ पर, कंपटीशन या प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है। और जब प्रतियोगिता ज्यादा होती है, यानी कंपटीशन ज्यादा होता है, तो ये क्या होता है, इनोवेशंस को लेकर आता है। आपको नए नए तरीके ढूंढने होंगे कि आप कैसे सस्ता बना सके, अपने कॉम्पिटिटर से आप कितना ज्यादा अच्छा बना सके। होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या होता है, इनोवेशंस लेकर आता है। अब इनोवेशन जब लेकर आएगा तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता, उसको लाभ होता है, उपभोक्ता को लाभ, यानी कंज्यूमर को प्रॉफिट होता है। उपभोक्ता किंग कहलाता है इस अर्थव्यवस्था में, कंज्यूमर इज किंग, उपभोक्ता ही राजा है। वो कहेगा तुम्हारा वाला नहीं, तुम्हारा वाला खरीद लेंगे। तो क्या होगा, 4 दुकानें खुलती हैं, एक पे 10% डिस्काउंट, एक पे 15% डिस्काउंट, एक पे 20% डिस्काउंट। उपभोक्ता खुश रहता है, जितना कम से कम डिस्काउंट दो उतना ही काम होगा। दूसरा क्या होता है, डिस्काउंट देने के लिए उसको क्या करना, अपनी लागत कम करनी पड़ती है। तो वो इनोवेशन करता है कि कैसे लागत कम की जा सकती, कौन से तरीके से और इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसी की वजह से दक्षता आती है, और यही वो कारण था जो इफिशियंसी बढ़ी। आप क्या होगा, आप सामानों का ज्यादा से ज्यादा जो है वो दक्षता लाने की, इफिशियंसी लाने की कोशिश करोगे, अपना ICOR कम करोगे। और यही वो कारण था, जैसे दुनिया में संसाधन कम होते जा रहे थे, अब हमें संसाधनों का जो है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना था। तो पूरी दुनिया को ये लगा कि इसकी वजह से, चाहे वो श्रम की उत्पादकता हो, भाई सरकारी में है, आज आप BSNL का सिम ले लो और शाम को 8 बजे के बाद कभी कॉल करके देखो कि साहब ये गड़बड़ी है, लग गया तो बताना, और उठ भी गया तो। और वहीं पर जब प्राइवेट कंपनी का कोई लेते हो, रात में भी फोन करोगे 12 बजे, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे नहीं। तुम 2-4 बात भी बोल दो तो तुमसे वो नरम होकर ही बात करेंगे। ये दोनों के बीच का फर्क है, समाजवादी और जरा सरकारी वाले से इस तरह बात करके देखना, अगले दिन तुम्हारा कनेक्शन ना गायब मिले तो कहना, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये दिक्कतें आ जाती, वहां सुरक्षा मिली हुई है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, मैक्सिमम इक्विटी एंड मैक्सिमम सिक्योरिटी। यहाँ पर महत्तम सुरक्षा होती है, यहाँ पे लेसर सिक्योरिटी, लेसर सिक्योरिटी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि अगर हम आपको ब्रेड आप मांगोगे, ब्रेड आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ब्रेड खरीदने की हैसियत होनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है, कोई वृद्ध है, कोई अक्षम है, तो उसको ब्रेड तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसके पास ब्रेड खरीदने की औकात नहीं आ जाती। समाजवादी व्यवस्था कहता है कि यदि हमारा दायित्व है, अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आप किसी भी दिक्कत में, तो आपकी भरपाई करना हमारा काम। ये समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है। तो समाजवादी व्यवस्था में कंट्रोलिंग बॉडी यानी योजना आयोग या केंद्रीय सरकार होती है, जो संसाधनों के आवंटन पे जो है बात करती है। ये चैन की बंसी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्षमताएं बढ़ती हैं, क्षमताएं बढ़ने के पीछे उसको बहुत प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, प्रेशर डाला जाता है। आप देखोगे जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, रात में 10 बजे भी काम करते हो तुम्हें नजर आएंगे, और सरकारी वाला जैसे 5 बजे छुट्टी होती है, 4:30 बजे उसका टिफिन जो होता है वो पैक होना शुरू। अगर 4:45 बजे आप उससे मिलने पहुंचे, काम यार कल आज आप तो घर जाने का वक्त हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? आज भी आप जाकर देखिए, तो जब तक ये विदेशी कंपनियां, विदेशी बैंक, विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां नहीं आई थी, तब तक क्या होता था, आप किसी भी सरकारी बैंक में या किसी भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में चले जाओ, ठीक है, एक वो जाली नुमा कुर्सी होती थी जो S शेप में होती थी,
एक ऐसे पंखा घूमता रहता था, दीवालों पर जो है पच्चीकारी की गई होती थी मुंह से खा खा के, पेंटिंग उस पर की गई होती है, वहीं पे जो बैठता था वही खा के थूक लेता था। स्वच्छता तो हमारे रोम रोम में बसी हुई है, ठीक है, हम अपना मुंह का खाया हुआ सामान भी दूर नहीं ले जाना चाहते, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, ये हालत होती थी। आप कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में फाइल पे फाइल, वो बेचारा बूढ़ा होकर मर भी जाता था, उसका कंपनसेशन नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ, इतना कंपटीशन हो गया मार्केट में कि प्राइवेट कंपनियों ने बाजार खींचना शुरू कर दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, घूम फिर के हर चीज कंप्यूटराइज करनी शुरू कर दी है, ठीक है, दक्षता लानी शुरू कर दी है। तो ये इसी की वजह से पूंजीवादी, आपने देखा होगा संसार में इस समय सबसे ज्यादा देश जो है पूंजीवादी अपना चुके, उनके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक वो यही है। ऐसा नहीं था उनको किसी ने डंडे से मारा हो कि तुम्हें पूंजीवादी अपनाना हो, वो एक अलग फैक्टर है, किया गया उससे। लेकिन इससे क्या हुआ, रिसोर्सेज बढ़ रहे थे, दक्षता बढ़ रही थी, लायबिलिटी सरकार की कम हो रही थी। अब सरकारों को क्या करना पड़ा, तमाम ऐसे सिक पीएसयूज थे, बीमार, जिनको जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता था, सरकार को पैसा देना पड़ता था, सारा देना पड़ता था। आप अपना डाकघर ही देख लो, बदलते समय के हिसाब से नहीं बदल पाया। 1000 करोड़ रुपए जो है सरकार को हर साल इन्फ्यूज करने पड़ते थे, किसके लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, क्योंकि गांव में वो चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम अभी भी उसी का था। सरकार ने क्या स्टेप लिया, उसको बैंकिंग सेवाओं के साथ जोड़ दिया। दूसरा क्या किया, इन्होंने प्राइवेट कंपनियों, जो ये ई मार्केटिंग कंपनी है, ये जो कुरियर भेजती है, अमेजन और ये सब, इनके साथ क्या किया, उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। अब जैसे मान लो किसी गांव देहात का भी व्यक्ति है या कस्बे का व्यक्ति है, उसको मान लो जूते मंगाने हैं अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, तो अब अमेजन कंपनी चूंकि सस्ता पहुंचा रही, क्योंकि उसको जो है कहीं दुकान नहीं खोल के रखना है, कहीं उसका बिजली का बिल नहीं देना है, सब हवा से हवा डिजिटली काम कर रहा है। तो अब एक तो उसको सामान पहुंचाने के लिए या तो वो हर जगह अपना कुरियर कंपनी खोले, जो उसके लिए बहुत महंगा है। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि सबसे ज्यादा जो गांव में कस्बों में सबसे ज्यादा नेटवर्क इसका अच्छा है, डाकघर का। इसने कहा कि और रेलवे के साथ उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, अच्छा खासा। तो बोला आप यहां से जो है आगे ले जाने का काम आप करिए और इसके बदले हमसे इतना पैसा ले लीजिए। कंपनी को क्या फायदा, वो उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करना पड़ा। दूसरा फायदा क्या, वो बाजार जो है वो गांव देहात तक भी पहुंच गया। अब गांव का भी लड़का, कस्बे का भी लड़का जो है अमेजन से सामान मंगा लेता है, पढ़ा लिखा होता है कि नहीं होता है, उसका जो है मार्केट जो है वो शहरी क्षेत्र से बढ़कर आगे चला गया। और सबसे बड़ा डाकघर को क्या काम मिल गया, अब चिट्ठी पत्री तो कोई लिखता उगता नहीं है, कहीं देखा किसी को चिट्ठी उट्ठी लिखते हुए, और ना ही कोई पोस्ट ऑफिस जाकर वो चिपका चिपका के भेजने वाला काम। अब तो सब ईमेल, अब तो लोग बधाई इलेक्ट्रॉनिक देते हैं, जो भी हो, व्हाट्सएप हो, मेल हो, यहां तक कि लोग शादी ब्याह का कार्ड भी अब मेल से ही भेजने लगे, ठीक है। तो उसकी भी जरूरत नहीं है, तो बेचारा इसके पास काम ज्यादा नहीं बच रहा। लेकिन अब इसके साथ जुड़कर क्या हुआ, वो फायदे में आ गए। गवर्नमेंट को उसको जिंदा रखने के लिए पैसा नहीं देना पड़ा, एफिशिएंसी बढ़ रही, सरकार जो विनिवेश कर रही है लगातार इसी वजह से। दिस इज द मेन रीजन टू डी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसकी दक्षता बढ़ जाए और सरकार की जो लायबिलिटी उत्तरदायिता है वो भी कम हो जाए। इस साल भी सरकार बड़ी मात्रा में विनिवेश करने जा रही है, अभी जो खबर आई थी। तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है। भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई? इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी में दोनों से मतलब सोशल और कैपिटल इकोनॉमिक्स में मतलब इकोनॉमिक्स सबसे पहले किससे जीडीपी भारत आजाद होने के बाद सर ये कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत आजाद होने के बाद इकोनॉमी को खस्ता हाल थी, न निजी क्षेत्र इतना मजबूत था, उसको क्या कहते हैं सोशलिस्ट कर दिया जाए, ना तो सरकार इतना मजबूत थी कि अपने हाथ में सब कुछ ले सके। और कोई तो दोनों को समान तरीके से इंडिया के पास गुड निवेश नहीं था भारत के पास। बताओ मिश्रा जी, भारत ने मिक्स इकोनॉमी क्यों अडॉप्ट की? उसमें स्थिति यही थी कि कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति थे जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, तो अगर उनकी बात अपनाई जाती तो फिर जो गरीब लोग थे उनका शोषण होता। लेकिन सरकार इतनी मजबूत भी नहीं थी कि आप बहुत बढ़िया, वेरी गुड। व्यवस्था के लोग गए, तो हमने समाजवादी क्यों नहीं अपनाया, जबकि हमारे पास प्रॉपर रीजन थे कि हम समाजवादी अपना सकते थे?
भाई 190 साल तक हमने जिसकी गुलामी हमें करनी पड़ी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। वो भी कारण थे कि हम पूंजीवादी अपना सकते थे, एक वेल स्ट्रक्चर सिस्टम था हमारे पास। हमारे जो नीति नियंता थे, ठीक है, चाहे वो नेहरू हो, रॉय हो, कोई भी हो, सब समाजवादी, इसमें पूरी दुनिया में समाजवाद का बोलबाला था। हमने समाजवादी का पूरा चांस था कि हम समाजवादी अपना ले, फिर भी हमने समाजवादी नहीं अपनाया। हमने दोनों के बीच में जाना पसंद किया। सोशल इकोनॉमिक्स में जो गवर्नमेंट काम करती है ना, वो बेनिफिट के लिए काम नहीं करती, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। और जबकि कैपिटल में उसमें क्या है, उसमें प्रॉफिट होती है, जैसे कानून के लिए बहुत ज़्यादा करता है। चलो, इस सवाल का जवाब ऐसे दिया जा सकता है, क्या होता अगर इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना लेती, या क्या होता अगर इंडिया सोशलिस्ट इकोनॉमी अपना लेती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी महत्तम फ्रीडम पर आधारित होती है, यानी यहां पर जो उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिलता है जिन अर्थव्यवस्था की क्षमता या कैपेसिटी होती है, क्षमता या कैपेसिटी होती है, ठीक है, उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं को यह लाभ मिलना शुरू होता है जहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग का होता है। जब हम आजाद हुए थे, हमारी 92% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय, वो 20 रुपए के आसपास थी, ठीक है। हमारे 99% बच्चे जो 0 से 6 ईयर्स के थे वो स्कूल नहीं जाते थे। हमारे पास जो नेशनल हाईवेज थे वो 0.7% भी नहीं थे पूरे उसके, ठीक है। 1947 में केवल 1500 गांव ऐसे थे जिन तक बिजली पहुंच पाई थी, और जो भी इनकी जो पर कैपिटा कंजप्शन था वो बहुत कम था, ठीक है। केवल 1500 गांव में बिजली पहुंच पाई थी और वो भी बहुत कम। क्या ये सिचुएशन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए सही है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए, आपके पास अवसंरचना होनी चाहिए, तभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिलता है। तो भारत के पास कोई चांस नहीं ऐसा था कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना ले। न हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, न हमारे पास सड़कें थी, न हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स था, कुछ भी नहीं था। क्या होता अगर भारत सोशलिस्ट इकोनॉमी अपना लेता? सोशलिस्ट इकोनॉमिक में जितने भी वेज एंड मीन्स होते हैं गवर्नमेंट के पास होते हैं, गवर्नमेंट सारा प्रोडक्शन करती है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर, तो सारा जो एग्रीकल्चर है वो लैंड किसके अंतर्गत आ जाता है? गवर्नमेंट के, ठीक है तो, लेकिन गवर्नमेंट को उत्पादन करने के साथ साथ उनका भंडारण और वितरण भी करने की आवश्यकता थी। 1948 में हमने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ा और 1947 में हमने एक बहुत बड़ा विभाजन झेला, जिसकी वजह से हमारे पास इकोनॉमी के नाम पर कुछ नहीं था। 190 साल की गुलामी थी हमारे पास, और हमारे पास जीडीपी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। तो इतनी बड़ी मात्रा में भंडारण, वितरण, ये सब कुछ करने का, लोगों के लिए कपड़े का प्रोडक्शन, लोगों के लिए सामानों का प्रोडक्शन, ये सरकार नहीं कर सकती थी। ये वहीं पर कामयाब होता है जहां सरकारें दक्ष भी हों और आबादी बहुत कम हो। और हम उस समय भी कम से कम 25 करोड़ लोग थे, जो कि संसार के किसी अन्य जो समाजवादी देश है उससे कहीं ज्यादा थी। ये समाजवादी देश जो यूएसएसआर और जो पूर्वी यूरोप में था उससे कहीं ज्यादा हमारी आबादी थी। और हमारे यहाँ जलवायु की विविधता, भाषा, धर्म, ये सब की विविधता शुरुआत से बहुत ज्यादा रही। तो ऐसी कंडीशन में सबको एक डंडे से हाँकना हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं था। हमने क्या रास्ता अपनाया? हमने कहा कि जो लोग निजी रूप में आगे जाना चाहें, और सरकार ने उसके बाद कुछ क्षेत्र आरक्षित कर लिए अपने लिए और कहा कि भैया हम जो है ऐसे डेवलपमेंट करेंगे। तो कुछ क्षेत्रों को सरकार ने अपने पास रख लिया, कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए दे दिया, और सरकार ने क्या अपनाया? मिक्स इकोनॉमी अपनाई। क्लियर है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों क्या होंगे? एक साथ साथ चलेंगे। मकसद क्या है? विकास करना, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही एक समझदारी पूर्ण निर्णय था। अगला जो हमारा पॉइंट है, बेटा बॉटल देना जरा पानी की। ठीक है, अगला अब हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल्स पे, वस्तुओं और सेवाओं में क्या अंतर होता है।
जो नोट्स है उससे पहले मैं कुछ और हिस्से में पहुंचता हूं। विच वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं की तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये तो छोटी चीजें दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती, स्टोर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लेकिन इकोनॉमिक गुड्स एंड, हम पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं? इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। हमारा जो विज्ञान है, लेकिन ये इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, आर्थिक वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। बाहर सड़क पे गए, देखा एक मदारी जो है वो बंदर नचा रहा है, डम 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 डमरू, ठीक है। आप थोड़ी देर अपना जो है क्लास से निकले, थोड़ा देख ही लेते हैं, ठीक है। बंदर बंदरिया का नाच या वो नट जो रस्सी पर चल रहे हैं, देखा होगा मुखर्जी नगर में कई बार लगता है। देखे 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 थोड़ी देर देखते रहे, बोले अरे यार क्लास का टाइम है, चला जाए, निकल लिए वहां से, ठीक है। वो कोई अपनी बालकनी से देख रहा है, कोई अपनी दुकान से देख रहा है, ठीक है। उसने पैसा मांगना शुरू किया, किसी ने दिया, कोई मुंह फेर के निकल लिया। कोई कंपलसरी नहीं कि सबको पैसा देना ही पड़ेगा। तो दैट कम्स, ये भी क्या है, ये फ्री सर्विसेज में आता है। लेकिन जब वही नट का कर्तव्य जो रस्सी पे चलना, और जब आप सर्कस में जाते हो तो क्या होता है, बाहर ही सबसे पहले क्या देखा जाता है? टिकट होता है ना। आप पहले उन सेवाओं को देखने के लिए जो भी उसका दाम होता है वो क्या करते हो, परचेस करते हो। फिर अंदर पहले टिकट चेक होता है कि सही आदमी के पास है, फिर उसके बाद अंदर जाने देते हैं, और फिर क्या होता है, आप वही जो है कर्तव्य देखना शुरू करते हो। हाथी भालू रस्सी पे चलना, यही होता है ना, सिंपल ये चीज होती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो पहली वाली चीज थी वो क्या थी, तुम्हारी फ्री सर्विसेज, यानी कि वो सेवाएं या वस्तुएं जिनको बार नहीं, प्रतिबंधित नहीं किया, एक्सक्लूसिव, ठीक है। इकोनॉमिक, जो हम बात करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक्सक्लूसिव नहीं होती, ये एक्सक्लूसिव होती, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो इसको लेने की क्षमता रखता है, केवल उसी को मिलेगा, ये एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। जिसके लिए आपने कहा कि भाई मैंने, आप ये आज पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये वाली सीट हमने बुक कराई है, तो ये आपके पास टिकट है, तो ये प्रमाण है कि आपने उसको पैसा देके लिया है, तो उस सीट पर केवल और केवल क्या होगा, आप ही बैठेंगे, ये लीगल राइट है आपका। तो ये एक्सक्लूसिव हो गई। यानी अगर वही सेवाएं, ध्यान से समझो इसको, अगर वही सेवाएं वो एक बाउंड्री के अंदर देता है, पर्दा खींच दिया, कोई नहीं देख सकता, अंदर डुगडुगी की आवाज आ रही है, हर नाच जमूरे, ठीक है। अब आपको लगा अंदर यार जाके देखना है, पता नहीं कैसा बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है, मदारी नचा रहा हो, तो आप क्या, अंदर जाने की उसने आपसे 2 रुपए 4 रुपए जो उसने चार्ज किए, जैसे ही आपने देखा दिया, वो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। लेकिन ऐसे खुले में वो दिखा रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉन एक्सक्लूसिव। तो नॉन एक्सक्लूसिव क्या होगा, वो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट नहीं हुई। उसको जो भी चाहे देखा, कोई कंपलसरी नहीं कि आप जो स्टूडेंट थे आपने देखा और उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा ही देना पड़ेगा। तो जब ये एक्सक्लूसिव हो जाएगी तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज में। यही अर्थव्यवस्था के लिए सरकार, इस पे सरकार कहेगी हम आपके ऊपर मनोरंजन कर लगा रहे हैं, सरकार कहेगी हम आपसे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे लंगर है, कोई भी गया लाइन में खड़ा हो गया, 2 पूड़ी समोसा और ये जो भी मिल रहा है खा पी के निकल गया, तो क्या हुआ, सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती, ये नॉन एक्सक्लूसिव है, ठीक है। आप लाइन में खड़े हो जाइए, 4 पूड़ी हलवा, और जैसे आपने देखा होगा पूजा पाठ के समय मिलता रहता है, लोग लगाते रहते हैं, तो ये नॉन एक्सक्लूसिव हो गया। लेकिन वहीं आप किसी अभी यही सारे रेस्टोरेंट सामने खड़े रहिए, थाली लेके खड़े रहिए दिन भर, ठीक, भगाई देगा, तो आपको वो आपका पेट भरने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर जो सर्विस चार्ज लेगी, या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी टैक्स लगा रही है, इस एक्सक्लूसिव के लगाएगी, और यही इकोनॉमी के अंदर होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आगे चलकर एक डिबेट आपके सामने आएगी कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चला, इंटरव्यू में पूछा है, इस बार के इंटरव्यू में डिबेट चली है, जो स्टूडेंट अभी देकर आए, अभी देखते जाओ, अभी तो शुरुआत हुई, दूसरा दिन है। कहते रहो, इस 18 क्लास के बाद अपने जो अभी टारगेट कर लो, जिसको बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स आती है, बिठा लेना उसको, और इतने डिमेज का डिस्कशन, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जब हम चैप्टर बाय चैप्टर है, चलो जल्दी जल्दी करो, नहीं समझ में आएगी। ये चक्र है, घूम रहा है, और चक्कर में तो जैसे ही फंसोगे तो वैसे ही आदमी का मामला खत्म हो जाता है, ठीक है। जब हम हर चीज के पीछे लॉजिक जानना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हें इस विषय के प्रति तुम्हारी रुचि मुझे पैदा करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रति एक
खासतौर पे हिंदी मीडियम, क्योंकि उसका रिसोर्स नहीं है बेचारे के पास। इंग्लिश में तो फिर भी कुछ किताबें बहुत अच्छी आती हैं, मार्टिन्स हो गया, उमा कपिला हो गए, ठीक है, ये बुक्स बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के पास तो अभी भी कुछ विकल्प ही नहीं बचा है। हाँ, बस वो बहुत पहले ही मामला उसका साफ हो चुका है, ठीक है। उनके साथ भी बेचारे के साथ एक दुर्घटना हुई, उसके बाद से वो किताब अपडेट नहीं होती है, तो उन्होंने बंद कर दी उस किताब को अपडेट करना, बहुत वृद्ध भी हो चुके हैं, तो वहां बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्लूसिव, जिस अब हम इकोनॉमिक्स में जब भी बात करेंगे तो हम किसके लिए बात करेंगे, एक्सक्लूसिव, ठीक है, विशेष के लिए बात करेंगे। जिनको प्राप्त करने के लिए, चाहे वो वस्तुएं हो चाहे सेवाएं हो, आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। और यही एक्सक्लूसिव गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के लिए काम होती है। सरकार जो टैक्स इंपोज करती है या सरकार जो शुल्क लेती है वो इन्हीं के लिए करती है, इन्हीं के लिए करती है। तब सरकार जब पीपीपी मॉडल में आपके लिए बढ़िया सी सड़क बनाकर देती है, एक्सप्रेसवे, कौन उस पर चल सकता है, जो, और नहीं दे सकते तो जाओ दूसरी वाली सड़क पे। तो क्या हुआ, दैट इज इफ यू नीड दैट पर्टिकुलर सर्विस यू हैव टू एक्सक्लूसिव, है ना, वो एक्सक्लूसिव। कोई भी चला जाएगा, कहीं से भी घुस लो, खेत खेत होते हुए, हैं, नहीं हो पाएगा ना। 2 पॉइंट के बीच में टर्न करने के लिए क्या होता है, गेट लगा होता है ना, पैसा दो अंदर प्रवेश करो, एक्सक्लूसिव हो गया। तो इकोनॉमी जो होती है वो एक्सक्लूसिव गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होती है। अब इसमें से कुछ जो है एसेंशियल सर्विसेज आती है, ये तो हो गई एक्सक्लूसिव। दूसरी होती है एसेंशियल, अति महत्वपूर्ण, आवश्यक गुड्स एंड सर्विसेज। कभी सोच के देखा, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, पुलिस सेवा और आर्मी सेवा कभी भी निजी हाथों में नहीं होती। नोटिस करके देखना पूरी दुनिया में ये किसके पास होती है, उस गवर्नमेंट के पास होती है। क्यों, अब ये एसेंशियल नॉन एक्सक्लूसिव हो गई, क्यों, पुलिस को प्राइवेट कर दिया मान लो, या आर्मी को प्राइवेट कर दिया, आप पैसा दो सेवा लो। तो कोई भी गवर्नमेंट जो होता है वो पुलिस सेवा, उठाकर देख लो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी देख लो, पुलिस सेवा और जो आर्मी की सेवा होती है वो जो होती है वो नॉन एसेंशियल सर्विसेज में आती है, और इसके लिए वो नॉन एक्सक्लूसिबल किया जाता है। वो ही 2 चीजें हैं जो नॉन एक्सक्लूसिबल है। क्यों, आप देखो प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, ठीक है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ब्रिटेन में तो निजी रेलवे चलती है, प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, हर चीज में आप, लेकिन इन दोनों चीजों में आप दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था देख लो, पुलिस और आर्मी ये दोनों कभी प्राइवेट नहीं किए जाते। क्यों, ज्यादा कम वाली बात नहीं है। अब तुम बैठे हो दिल्ली में, तुम्हें आतंकवाद से कौन सा खतरा पड़ा है, बोले हम क्यों पैसा दें, उधर जम्मू कश्मीर में जो लोग हमारे सेना के जवान हैं उनके लिए हम क्यों पैसा दें, हम तो उसी के लिए पैसा देंगे जो हमारे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके बॉर्डर्स खोल दिए जाएंगे तो क्या जम्मू और क्या दिल्ली, वो तो 2 दिन का खेल है कि नहीं है। तो क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। पुलिस सर्विसेज, पुलिस माना जाता है सभी के लिए कार्य करती है। आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है और पुलिस सुधार में कई दिन से कह रहा था कि पुलिस सुधार और चुनाव सुधार ये इस बार तुम्हारे पेपर में रखा हुआ है, ये 2 चीजों से अवॉइड नहीं कर सकते। और आज आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला है कि राज्य जो है पुलिस सुधार पे कार्य नहीं कर रहे। कई दिन से मैं तुम लोगों से कह रहा था। तो अब यहां पर क्या दिक्कत आएगी, अब अमीर आदमी है पुलिस सेवा ले रहा है, अब गरीब आदमी कहां से सेवा खरीद पाएगा। और न्याय क्या है, वो हमारे डीपीएसपी में जुड़ा हुआ है। हर राज्य का जो न्याय स्थापित करने का कार्य उसी का होता है। समाज में समरसता है तो क्या होगा, पुलिस और सर इसका जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा सर, आर्मी का तो सरकार का औचित्य क्या रह जाएगा। नहीं, औचित्य भी नहीं। तुम ये बताओ, तुम साउथ में बैठे हो, नॉर्थ में तुम्हारा जो है बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, तुम पैसा क्यों दोगे, तुम तो अपने एरिया के लिए पैसा दोगे ना। और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में बॉर्डर ओपन हुई, मामला साफ। तो लोगों के पास इतनी सोच थोड़े ना होती कि राष्ट्रवाद, पहले तो आदमी इकोनॉमिक्स में कौन डिसीजन लेता है, सरकार से संवेदना भी जुड़ी होती है, कौन सा रिस्क करेगा
करेगा, बॉर्डर पे गोली कम करेगा। उसको पूरे देश के लोगों का है ना, उसको अपनी बाउंड्रीज की रक्षा करनी है। लेकिन लोगों के पास इतनी थोड़ी, लोग तो कभी कभी इकोनॉमिक्स उसमें इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता। इकोनॉमिक्स में डिसीजन मैंने आपको बताया नहीं, ये सबसे कोर है। हु विल टेक द डिसीजन? आई। और जब आई आ जाएगा तो हम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर यही होता है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, वो नॉन एक्सक्लूसिव सर्विसेज में, एसेंशियल सर्विसेज में। तो गवर्नमेंट इन दोनों चीजों को प्राइवेटाइज नहीं कर सकती। रेलवे को कल प्राइवेटाइज कर सकती है, लेकिन वो पुलिस और आर्मी को नहीं करेगी। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है वो इसके लिए कार्य करेगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव, जो एक्सक्लूसिव है, जिसके लिए आप पेमेंट करते हो। तो पहला है गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स वो होती हैं जिन्हें देखा जा सकता है, दैट इज अ गुड, छुआ जा सकता है। सेवाएं अदृश्य होती हैं। ठीक है, सर्विसेज जो होती हैं वो अदृश्य होती हैं, इनविजिबल होती हैं, उनको देखा नहीं जा सकता। वस्तुओं में इनके उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर होता है। ठीक है, मान लो बिस्कुट आज खरीद के लेके आए, हो सकता है 4 दिन बाद खाओ, 5 दिन बाद खाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं ना डॉक्टर से आज दवाई लिए, ठीक है, डॉक्टर ने हाथ आज छुआ, बोले सर पिछली बार आपने छुआ था तो ब्लड प्रेशर हाई था, इस बार भी वही दवाई दे दीजिए। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता अगली बार लो हो जाए या अगली बार कोई और बीमारी हो जाए। तो इनको क्या किया जा सकता है, इनको जो है वो उसके बीच का अंतर नहीं होता, उत्पादन और उपभोग का अंतर नहीं होता। जैसे मान लो अभी पंखे की हवा है, तो पंखा तुम्हें सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वैसा थोड़ी नहीं हवा स्टोर करके बाहर भी लेके चले जाओ कि बाहर भी गर्म होता रहेगा, हवा ऐसे मिलती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या जो है लाइट स्टोर करके रख लो कि जब बत्ती चली जाए तब भी आंख जो है जगमगाती रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इनका संग्रह किया जा सकता है, वस्तुओं को स्टोर करके रखा जा सकता है, सेवाओं को स्टोर नहीं किया जा सकता। राइट, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। सेवाओं का स्थानांतरण नहीं हो सकता कि मान लो प्रदीप की तबीयत खराब हुई और तुम चले गए, बोले वो साहब प्रदीप को बुखार आ रहा था, मेरी नब्ज छू के बता दीजिए कि प्रदीप को बुखार कितना है, वो तो प्रदीप को ही जाना पड़ेगा ना। ठीक है, या इनको इंजेक्शन लग जाए तुम ठीक हो जाओ तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा। तो सेवाओं का हस्तांतरण संभव नहीं है। अब वस्तुएं और सेवाएं भी अलग अलग तरीके से होती हैं। ये कई बार हमारी भौगोलिक स्थितियों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आज तुम्हें जो है बालू चाहिए और किसी मकान के आगे बालू गिरा पड़ा है, ठीक है, गए एक बोरा लेके, जैसे ही आपने उठाया डेढ़ दो ढंडा पड़ा तुम्हें फटाफट फटाफट। लेकिन तुम रहने वाले हो जैसलमेर के, वहां तुम कहीं से भी 2 बोरा उठा लो, कोई तुम्हें मना ही नहीं करता था। तो क्या हुआ, तो ये जो गुड्स थी वो क्या थी, एक थी फ्री गुड और एक थी जिसे इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं, आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। तो यहां पर क्या है, बालू की स्कार्सिटी कमी है, तो उस व्यक्ति को अपना मकान बनाने के लिए बालू खरीदना पड़ा, उसको इकोनॉमिक गुड्स में कन्वर्ट किया उसने, और उसके बदले अगर आप उसका वो चोरी मानी जाएगी जैसे 1 बोरा लोगे। लेकिन रेगिस्तान में जाओगे तो एबेंडेंट पड़ा हुआ है, बोले 1 नहीं 2 बोरा निकाल लो, कौन तुम्हें मना कर रहा है, ले जाओ जहां तक ढोके ले जा सकते हो। तो वो क्या हुआ, फ्री गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अब आपने जो है अपने, अभी आप लोग यहाँ कुक कोई हो सकता है आता वाता हो या कोई कुक आती हो, खाना बनाती है, हर महीने क्या होता है, भैया पैसे दे दो, इस महीना पूरा हो गया, देना पड़ता है। लेकिन जब मम्मी घर में खाना बनाती है या तुम्हारे जो कपड़े धो रही है, तुम्हारी सेवा कर रही है, तो दैट इज द फ्री सर्विसेज। ये क्या हो गया, इकोनॉमिक सर्विसेज, वो फ्री सर्विस। हमारी महिलाओं को ज्यादातर जो है वो फ्री सर्विसेज का बोझ झेलना पड़ रहा है, तो वो फ्री सर्विसेज होगी। सेवाएं दोनों है, लेकिन एक मुफ्त की हो गई और इकोनॉमिक्स में किसकी वैल्यू की जाती है, जो पेबल एक्सक्लूसिव होती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक निकाली थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, इसको दुर्लभता का सिद्धांत माना था, यानी आज के समय में कहना गलत है, मनमोहन सिंह सर के टाइम में जो इकोनॉमिक्स है वो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप हुई। पहली स्टेज थी 18th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान माना जाता था। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। फिर इसके बाद जो है यहां पर जब है धन का विज्ञान 19th सेंचुरी की शुरुआत में, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, इसको जो है वो कल्याण का विज्ञान माना गया।
राइट, यानी कि यहां पर कल्याण जो है वो क्वांटिटेटिव था, क्वालिटेटिव नहीं, यानी मात्रा में था, ठीक है, कल्याण का विज्ञान माना गया। फिर एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जो परिभाषा है अर्थव्यवस्था की वो बदल गई और ये जो हो गया, दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि दुर्लभता का विज्ञान। अर्थशास्त्र जो है साइंस ऑफ स्कार्सिटी, यानी संसाधन जो है दुर्लभ है, कम है, हमें इनको सही मात्रा में आवंटन करना है, दुर्लभता का विज्ञान। और राइट नाउ यानी कि 21st सेंचुरी दिस इज द साइंस ऑफ सस्टेनेबल, पहले तो 20th सेंचुरी इकोनॉमिक ग्रोथ, साइंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का विज्ञान, साइंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का विज्ञान। 21st सेंचुरी राइट नाउ, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा काहे क्वेश्चन एनवायरमेंट से इतने ज्यादा आ रहे हैं। ये साइंस ऑफ, इसको आज के समय में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास का विज्ञान है। ये धारणीय विकास का विज्ञान। जो बेटा 18वीं शताब्दी में इसको बोलते थे साइंस ऑफ वेल्थ, ये धन का विज्ञान है, यानी इसके बारे में माना जाता था कि अर्थव्यवस्था केवल और केवल धन से जुड़ी हुई है, ठीक है, पैसा आना जाना यही उसका जो है पर्पज, और इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद 19th सेंचुरी में माना जाने लगा कि सिर्फ धन से नहीं है, लोगों की लाइफ में चेंज भी करना है, उनके जीवन स्तर को सुधारना भी है, तो ये कल्याण का विज्ञान है। इसके बाद दुनिया में जब जैसे जैसे और डेवलपमेंट हुआ, देखा जाने लगा कि हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, तो ये दुर्लभता का विज्ञान यानी साइंस ऑफ स्कार्सिटी, ये दुर्लभता का विज्ञान हो गया। अब जब दुर्लभता होती तो क्या होता, वही एक समस्या जन्म ले लेती, हमारे संसाधन सीमित है परंतु हमारी आवश्यकताएं अनंत, और आपको क्या करना पड़ता है, अब सभी राष्ट्रों को, राज्यों को और अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर उसके बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वेज एंड मीन्स निकालने पड़ते हैं, इसलिए सरकार कार्य करती है। फिर 20वीं शताब्दी में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइंस माना जाने लगा, यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का मॉडल है, जो अगला हमारा टॉपिक है, इन दोनों के बारे में समझना। और वर्तमान समय में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास का विज्ञान कहते हैं। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और आने वाली पीढ़ियों का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा, यही इसके पीछे जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं परंतु उसकी पूरा करने के साधन सीमित है, कल यहीं पर डिस्कशन हुआ था। अतः यहां से संसाधनों के आवंटन की समस्या, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, किसको और कितना बांटा जाए, ठीक है, और कैसे बांटा जाए। संसाधनों के उपयोग की समस्या, ठीक है, संसाधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बात किया, संसाधन हमारे रिसोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी लैंड, जमीन, फॉरेस्ट, वाटर, ये सब क्या है तुम्हारे नेचुरल, जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है। दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, और तीसरा होता है कैपिटल यानी पूंजीगत संसाधन। 3 प्रकार के संसाधन होते हैं हमारे पास, ठीक है। इन्हीं संसाधनों में वृद्धि करके हम लोग वैल्यू एडिशन का कार्य करते हैं। संसाधनों के उपयोग की समस्या और संसाधनों में समृद्धि की समस्या। तीसरा जो पॉइंट है समृद्धि की समस्या, इसका सीधा सा मतलब अगर आपने इसको इनरिच नहीं किया तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। आपने देखा होगा कोल घोटाला, सुना होगा, कोयला घोटाला बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, लेकिन कोल घोटाले के पीछे जो था सिद्धांत घोटाला नहीं था, मैकेनिज्म गलत हुआ इसलिए घोटाला हुआ। क्यों किया गया, सरकार ने जो है हमारे देश में कोयला पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया था हम कोयला क्यों आयात करते हैं, हमें आयात करना पड़ता है ना, हमें 20% जरूरतें जो है इंपोर्ट करनी पड़ती है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो कैप्टिव खुदाई होती है, बहुत ज्यादा हम गहरी खुदाई नहीं कर पाते, हमारी मैक्सिमम खुदाई 1600 मीटर है, और ऐसे में बहुत उन्नत किस्म का कोयला हमें नहीं मिलता। बड़ी मात्रा में हम जो फैलाते, कैप्टिव खुदाई क्या होती है, बड़ी दूर तक फैलाया जाता है, और इसकी वजह से बहुत बड़ी लोगों को क्या होता है, विस्थापित होना पड़ता है, जंगल जमीन जो है वो खत्म हो जाती है।
और इसकी वजह से आंतरिक सुरक्षा का भी खतरा होता है। सरकार ने कहा कि भाई जो विदेशी कंपनियां उनके पास डीप बोरिंग टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, वो बहुत ही कम जगह में बहुत गहरे जो है वो जाकर कोयला निकाल सकती है, 3000 मीटर तक भी जाकर वो कोयला निकाल सकती है। तो कोयला जितना गहरा होता जाता है उसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाती है, इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाता है और इससे जो विस्थापन की समस्या और उससे भी निजात पाया जा सकेगा। साथ ही साथ हम अपने संसाधनों से अपनी जरूरत का कोयला पैदा कर लेंगे, चाहे वो बिजली घरों के लिए जाए, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए जाए, हम अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे। सरकार ने क्या किया, इसके लिए कोल आवंटन शुरू किया, उसमें गड़बड़ हुआ तो घोटाला हुआ, सरकार ने दोबारा क्या किया, अब ई लाइसेंसिंग करनी शुरू कर दी, ई नीलामी की। तो आपको अपने संसाधनों में समृद्धि करनी होगी, चाहे वो ये संसाधन हो, आज हमारी लैंड, हमारी भूमि क्या हो रही है, डिप्लीट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अभी हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई योजना, ये किसके लिए लॉन्च की थी, इसी के लिए की ना। थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा हमें इसमें क्या करना है। रिसोर्सेज, फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट क्या कह रही है, भारत में जो है कार्बन सिंक बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो हम इसको बढ़ा रहे हैं। हम किस लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ये क्यों लेकर आ रहे हैं, हमें अपने वन्य जीव संसाधनों को भी तो एनरिच करना है। आज की अगर खबर होगी इसी में कि जो बाघों का जीन पूल है उनकी जो है वो क्षमता कम होती चली जा रही है। देखा आज का पेपर, और याद होगा जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई थी तो मैंने आपसे क्या बताया था, जीन पूल कंजर्व करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। ये वैरायटी देती है और ये जीन पूल कमजोर होती जा रही है शेरों की नस्ल, जेनेटिक वेरिएशन कम होने के कारण शेरों की घट रही है प्रतिरोधक क्षमता। तो जेनेटिक वेरिएशन हमारे पास होनी चाहिए। इन सारी खबरों को जाकर आज के आज ही जो है वो कलेक्ट करके लिख लीजिए, इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो चाहे वो जेनेटिक पूल हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, आपको मानव में भी क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी, उसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, उसको स्किल करना पड़ेगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो बच्चा हो, समाज को तोड़ दो, ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, एनरिच करना पड़ेगा। यही जो है ये वर्क फोर्स लेबर फोर्स में कन्वर्ट होगी। और साथ साथ कैपिटल, आपको जो है वो पूंजीगत बाजार, मुद्रा बाजार, बैंकिंग सिस्टम, इनको क्या करना पड़ेगा, बहुत मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समृद्धि एक बहुत बड़ी जो है वो चैलेंज होता है। संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, अब इसी के 3 हिस्से जो ऊपर है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज। किसी अर्थव्यवस्था को 3 आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी जो है वो 3 चैलेंजेस से होकर गुजरती है। पहला, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी हाउ विल यू चूज कि ये सर्विस हम बनाए या वो सर्विस। अब इसको समझो, हर अर्थव्यवस्था के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। याद आया कि वो पिता जो था, एक लड़का और लड़की के बीच में उसका चुनाव अलग था, इसका चुनाव अलग। आपकी अर्थव्यवस्था को चुनना है कि आपके देश में मॉल बनने चाहिए या आपके देश में जो है दुकानें बननी चाहिए। ठीक है, आपके देश में जो है वो साइकिल बननी चाहिए या आपके देश में जो हवाई जहाज बनने चाहिए। हर अर्थव्यवस्था का चुनाव करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, आपके देश में इतनी बड़ी आबादी, गरीबी है और आप जो है मॉल्स बना रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा, लेकिन आपको सोच प्रोग्रेसिव रखनी। जब यही चंद्रयान मिशन, आज हमारा इसरो इतना पैसा कमा रहा है और दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा का कारण है, जब यही चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था तो हमारे देश के तमाम वामपंथियों ने क्या बोला था कि जिस देश में खाने को नहीं है आप 400 करोड़ रुपए के रॉकेट भेज रहे हो। लेकिन अगर हमने वहीं भेजा होता तो क्या होता, आज हमारी संसार में इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती, आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी नहीं होती। राइट, आज हम कितने गरीबों को इसी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की वजह से जो है सहायता पहुंचा पा रहे हैं, उनकी लाइफ को ज्यादा आसान बना पा रहे हैं। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए, सेकेंड प्रॉब्लम है। राइट, पहला है किन वस्तुओं और सेवाओं का कितनी मात्रा में, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस, और दूसरा इन विच मैनर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे किया जाए, मैकेनिज्म क्या होगा। अब हमारी अर्थव्यवस्था के सामने दिक्कत क्या है, देखो हम बहुत बड़ी आबादी है, गरीब आबादी है, तो क्या है हमारी आबादी को सामान भी तो चाहिए, डिमांड है, और हमारी आबादी को रोजगार भी चाहिए। देखो कितना मुश्किल प्रॉब्लम है। अगर भारत मशीनीकरण बढ़ाता है तो फायदा क्या होगा, तेजी से उत्पादन होगा, सस्ता उत्पादन होगा और लोगों को जो कंज्यूम करने के लिए सामान आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर मशीनों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाता है तो रोजगार गायब। अब भारत क्या चुने, पूंजी और तकनीकी या श्रम आधारित। कैसे बोल सकते हो श्रम, एक आदमी ब्रेड बना रहा, पता लगा ब्रेड नहीं पहुंच रहा, ब्रेड महंगी हो गई, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मेट्रो में मशीन से टिकट मिल जाता है।
पहले क्या था, लोग लाइन में लगे रहते ना दिन भर, एक आदमी है टोकन दे रहे, भैया टोकन दे देना। अभी क्या होता है, कार्ड लिया गया, खटाक से के अंदर चले गए। तो कौन सही है और कौन गलत है, कैसे बताओगे? भारत को क्या चाहिए? क्योंकि अगर निर्माण अच्छे से नहीं हुआ, सस्ता नहीं हुआ, तेजी से नहीं हुआ, तो क्या होगा? आबादी को सामान नहीं मिलेगा, और अगर आपने पूंजी और तकनीक से निर्माण कराया तो रोजगार नहीं मिलेगा। अब बताओ, इसीलिए इकोनॉमिक्स में मैंने क्या कहा था पहले दिन, अच्छा और बुरा, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है। हाउ विल यू डिसाइड इट कि भारत में पूंजी आनी चाहिए या भारत में श्रम आना चाहिए? श्रम आधारित उद्योग में जाओगे, कीमत क्या होगी उत्पादन की, बढ़ जाएगी। अब एक बात देखो, जब मेट्रो में तुम सफर करते हो, स्मार्ट कार्ड लगा के 10% छूट देते हैं कि नहीं? क्यों देते हैं? क्योंकि उस आदमी को रखने का खर्चा आपने जरूरत ही नहीं, मशीन पे काम हो रहा है, आपने मेट्रो को पूंजी दे दी एक बड़ी मात्रा में, दिया कि नहीं दिया? ये चेंज आ जाता है। तो अब बताओ, अब वही जब तुम टोकन लेते हो तो 10% ऑफ करते हैं? नहीं करते ना। आदमी लगा हुआ है, जब आप रिचार्ज कराते हो तो 100 रुपए मिनिमम या 200 रुपए मिनिमम कराते हो कि नहीं? अब जरूरी थोड़ा तुम 200 रुपए की यात्रा रोज करते हो, तो गवर्नमेंट के बाद उतने समय के लिए आपका पैसा कैप्चर हुआ कि नहीं कैप्चर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आपको सहूलियत दे दी, आपको लाइन में लगने की झंझट खत्म। तो अब ये बताओ, आपको श्रम आधारित उद्योग चाहिए, आपको पूंजी आधारित उद्योग चाहिए? पूंजी आधारित मशीन आएगी तो बेरोजगार हो जाओगे, तुम्हारा काम मशीनें कर रही होंगी। ये बड़ा मुश्किल है। हाउ विल यू टेक द डिसीजन? ये बड़ा मुश्किल काम है। यू कांट चेक 1-to-1 इंडस्ट्री, अपने आप ये चलने वाली प्रणाली है। कल को लघु उद्योग को भी फायदा हो जाए, तुरंत मशीनें अपना लेगा वो, क्योंकि क्या होगा, जो श्रम की लागत होती है वो उसकी लागत पे कैलकुलेट होती है कि नहीं होती है? तो वो श्रम, मानव श्रम हटाकर क्या करना चाहेगा? मशीनें क्या करेंगी? उसकी लागत को कम कर देती है, इफिशियंसी है। तुम तो स्ट्राइक करोगे, मशीन थोड़ी ना स्ट्राइक पे जाएगी। अगर पूंजी के साथ मशीनें आ रही, पूंजी आता है तो उसके पीछे तकनीकी आती है, और तकनीक जो होती है वो रोजगार छीन लेती है। अब देखते हैं वो केवल स्किल्ड लोगों के लिए आती है, अनस्किल्ड लोगों के लिए नहीं आती है। ठीक है, तकनीकी आएगी, कंप्यूटर बनाना है, कंप्यूटर कौन बना पाएगा? ठीक है, अब यही तो मुश्किल है, जो सामने आ रही ना मुश्किल, कि कितना मुश्किल है डिसीजन लेना। और तीसरा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए? किसके लिए? आप सस्ते अनाज बांटना पसंद करोगे या मार्केट बेस्ड नेस्टी, नेस्कैफे बांटना पसंद करोगे? यहां पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। वो जो डिमांड कर रहा है, भाई वो चाय पी सकता है, कॉफी पी सकता है, तो उत्पादन किसके लिए करने जा रहे हो? ये बड़ा मुश्किल काम होता है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग किसी अर्थव्यवस्था की एक अन्य समस्या संसाधनों, भूमि, श्रम, पूंजी के पूर्ण उपयोग से संबंधित है। अगर आप उसको ऑप्टिमली, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नहीं करोगे तो वो क्या होगा? अर्थव्यवस्था के लिए भार बन जाएगी। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तुम लोगों को नोट्स मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तुम लोगों को तुम्हारे नोट्स सारे मिल जाएंगे, अपडेट कर रहा हूं उसको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ एनरिचमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एनरिचमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। राइट, अब जो इसके बाद हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, जीडीपी, जीएनपी, ये जो क्रूड इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कल हम जो है इसको कंप्लीटली खत्म करेंगे। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसको बेस के लेके, ताकि जरा देखिए आप लोगों को कितना जो है वो समझ में आ